चलिए जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वाह, बड़ी भरी क्लास। थक गया था बेटा मैं लॉ में खाली क्लास देख देख के। हाँ जी। दो ग्रुप वाले कितने बच्चे हैं? सेकंड ग्रुप वाले मतलब दो बोथ ग्रुप वाले। ओ तेरे, कितने सारे बच्चे हैं। और सिर्फ सेकंड ग्रुप वाले सब नवंबर 22 वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, कोई ऐसा जो पहली बार एबीजे की शक्ल देख रहा है या मेरी शक्ल देख रहा है? अच्छा बेटा, इन लोगों से तो मिलना जरूरी है, बाकी तो तुम लोग पुराने लोग हो। हाँ जी भाई, मेरा नाम है भाई साहिल ग्रोवर। आई विल बी टेकिंग योर एसएम एंड ईआईएस एंड एसएम। पेपर नंबर 7 है, थ्योरी बेस्ड पेपर है। काफी कुछ धारणाएं मार्केट से लेके आए हो गया पेपर के बारे में पहले, क्योंकि मेरे पहले तो मुझे आपकी धारणाएं तोड़नी पड़ती, नहीं तो बच्चा कहता है कि क्या ही पता नहीं सब्जेक्ट है। आइए शुरू करते हैं, पढ़ाएंगे नहीं आज, एक बार सब्जेक्ट का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेंगे। पढ़ लेंगे बेटा, पूरी टाइम पढ़ा पढ़ने के लिए। कौन सा पुराना पढ़ा वो तुम्हें याद है? पुराना लॉ भी तो पूरा पढ़ाया था, कौन सा आता है तो पढ़ा दूंगा। चलिए शुरू करते हैं, बात करते हैं पेपर नंबर 7। ईआईएस पूरा नाम क्या है इसका? एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम्स। एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। हंड्रेड मार्क्स का एग्जाम है। करते हैं बात शुरू। बेटा दो पार्ट में एग्जाम डिवाइडेड है, एक ईआईएस एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम्स और दूसरा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं है, ठीक है जी। अगर आप पहले दिन ये सोच के बैठे होंगे तो एक का दूसरे में मदद आएगी, कुछ नहीं है। जैसे आपने नया सिलेबस अभी सुना होगा, उन्होंने एफएम और एसएम को जोड़ा है, कोई लेना देना नहीं है। ऐसे उन्होंने यहाँ पर सोचा कि दोनों को जोड़ देते हैं, 50-50 नंबर का पढ़ाना है तो पढ़ा देते हैं। तो उन्होंने आपके साथ एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम्स एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जोड़ा है। दोनों अपने आप में अलग सब्जेक्ट हैं, अलग फील्ड से रिलेट करते हैं। एक मैनेजमेंट बेस्ड सब्जेक्ट है, एक आईटी बेस्ड सब्जेक्ट है। दोनों का आपस में दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन 50-50 नंबर के लिए पढ़ाया जाता है। तो यू आर प्रिपेयरिंग फॉर 2 डिफरेंट एग्जाम्स। दोनों के अंदर डिफरेंट अप्रोच रहेगी, दोनों को बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू करना पड़ेगा। आइए एक करके दोनों पहले सिलेबस के बारे में बात करते हैं, एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करते हैं, फिर पढ़ना कैसे है और ये कितना मुश्किल है उसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी धारणा ये बनी हुई है बहुत मुश्किल है। एक तो ऑडिट और ये सेकंड ग्रुप वाले बच्चे भी जो बेचारे सिर्फ 2 सेकंड ग्रुप दे रहे होते हैं, वो तो इसी से परेशान रहते हैं कि ये 2 पेपर निकलेंगे कैसे। फर्स्ट जो बोथ दे रहे होते हैं उनके पास सोचने के लिए और बहुत कुछ होता है। वो पहले बाकी समस्याएं सोचते हैं, फिर उसके बारे में इसको सोचते हैं। सेकंड ग्रुप वाला बेचारा इन्हें दोनों में फंसा रहता है कि ईआईएसएम का और ऑडिट का क्या करेंगे। ईआईएसएम की बात कर लेते हैं। 2 पार्ट में एग्जाम डिवाइडेड है। एक सेक्शन ए है हमारा ईआईएस एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम 50 मार्क्स का, और साथ में हमारे पास एक सेक्शन बी आएगा एसएम स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट 50 मार्क्स का। दोनों 50-50 मार्क्स के रहते हैं। एग्जाम में अलग अलग पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस मिक्स नहीं किए जाएंगे, 2 पार्ट में ही आएगा एग्जाम, सेक्शन ए करके और सेक्शन बी करके। कई बार सिलेबस रिवाइज हुआ है। लास्ट इसका सिलेबस जो रिवाइज हुआ है, अगर आप स्टडी मटेरियल चेक करेंगे तो मई 22 ऑनवर्ड्स आपको एक नया स्टडी मटेरियल मिलेगा। दैट इज द लेटेस्ट मटेरियल जो आया है, तो नवंबर 22 अटेम्प्ट के लिए भी वही एप्लीकेबल रहेगा। सो मई 22 जो बच्चे पुराने वाले हो या अगर आप किसी ने पेन ड्राइव वगैरह ली हो, तो कोई भी सिलेबस में चेंज नहीं है। फॉर अ चेंज, पिछले 3 साल से लगातार हर अटेम्प्ट में बदल रहे थे सिलेबस को, इस बार कोई चेंज नहीं है, क्योंकि आपका मई 22 वाला मटेरियल ही चल रहा है। रीजन आप समझ रहे होंगे, अब वो इसके लिए नया मटेरियल नहीं निकालेंगे, वो सिलेबस रिवीजन की वजह से, बिकॉज अब वो पुराने से ही काम चलाते रहेंगे। तो दिस माइट बी द सिलेबस जो आपका नवंबर 22 और शायद मई 23 अटेम्प्ट में भी कोई बच्चा अगर खुदा ना खास्ता वहां तक जरूर चला जाए तो तब भी ये सिलेबस मोस्ट प्रोबेबली अप्लाई होता रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा उसके अंदर। ठीक है जी। ईआईएस 50 मार्क्स, एसएम 50 मार्क्स। एग्जाम की बात कर लेते हैं, पैटर्न की। अगर आप एग्जाम की बात करेंगे तो सबसे पहले आपको आपका एग्जाम 2 पार्ट में मिलेगा, एक पार्ट 1 एक पार्ट 2। सर तो अंडरस्टूड है, एक ईआईएस होगा एक एसएम होगा, नहीं ये मैं उसकी बात नहीं कर रहा। आपका एक पार्ट 1 आएगा एक पार्ट 2 आएगा, और पार्ट 1 जो आपका है यहां पर एमसीक्यूज में रहेगा, 30 मार्क्स के एमसीक्यूज रहेंगे। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, शायद आप लोग आखिरी अटेम्प्ट रहेंगे ये जो नेगेटिव मार्किंग नहीं झेलेगा। नई स्कीम में नेगेटिव मार्किंग आ रही है, तो मना लो मजे जितने मनाने हैं। तो ये इसकी वजह से काफी फर्क पड़ता है। अगर आप 30 मार्क्स का एमसीक्यू देखें तो जब से ये आया है ईआईएस एसएम के रिजल्ट में काफी इंप्रूवमेंट आया है, बिकॉज 30 मार्क्स एमसीक्यू छोटी चीज नहीं होती है एक थ्योरी बेस्ड पेपर के अंदर। 30 मार्क्स के एमसीक्यूज रहेंगे, नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती है इसके अंदर किसी भी तरह की। और अगेन यहाँ पर ये 2 पार्ट में बटा हुआ होगा, इसमें ईआईएस के 15 मार्क्स के होंगे, एसएम के 15 मार्क्स के होंगे।
तो एक तो आपका ये पार्ट ए रहेगा, जैसे आपके बाकी 3 एग्जाम्स में होता ही है, लॉ में, टैक्स में और ऑडिट में, इसमें भी आपका 30 मार्क्स का रहेगा। अलग से आपको इसके लिए एमसीक्यू की बुकलेट मिलती है, अलग से एक ओएमआर शीट मिलती है, उसी के अंदर सबमिट करके क्वेश्चन पेपर के साथ वापस देना होता है। एमसीक्यू बाहर नहीं आते हैं, इस वजह से थोड़ा बहुत बचे हुए हैं, नहीं तो हम पहले ही क्वेश्चन बैंक बना के पूरा दे देते हैं आपको। इसके एमसीक्यू बाहर नहीं आते हैं, स्टिल लगभग आइडिया लग जाता है किस तरह के आ रहे हैं, क्योंकि वो एमटीपीज वगैरह इशू करते रहते हैं इसके लिए। और जो आपका पार्ट 2 है वो पूरी तरह क्या रहेगा, डिस्क्रिप्टिव रहेगा, और ये 70 मार्क्स की वेटेज रखेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये आपके पास 2 पार्ट्स में एग्जाम आएगा, 30 मार्क्स के एमसीक्यूज एंड 70 मार्क्स के लिए डिस्क्रिप्टिव एग्जाम्स। अब अगर आप इस डिस्क्रिप्टिव की बात करें, एमसीक्यूज के ऊपर मैं बाद में आता हूं कि एमसीक्यूज किस तरह के आते हैं। अगर आप डिस्क्रिप्टिव की बात करें, क्योंकि मेजर हमारी तैयारी इसके ऊपर रहती है, एक बार आप ये तैयार कर लें तो एमसीक्यूज अपने आप अटेम्प्ट हो ही जाते हैं। अगर आप डिस्क्रिप्टिव की बात करें तो डिस्क्रिप्टिव के पेपर के अंदर आपको 2 सेक्शन मिलेंगे, एक सेक्शन ए कर और एक सेक्शन बी कर। सेक्शन ए आपका ईआईएस का होगा और सेक्शन बी आपका एसएम का होगा। दोनों सेक्शन 35 मार्क्स ईच होते हैं और विद चॉइस ये 45 मार्क्स के आते हैं दोनों, तो 10-10 मार्क्स की दोनों में चॉइस होती है। तो इन टोटल आपको 90 मार्क्स का थ्योरी पेपर मिलता है और 30 मार्क्स के एमसीक्यूज मिलते हैं, जहां पे ऑब्वियसली किसी तरह की कोई चॉइस नहीं होती है। 120 मार्क्स का पेपर आता है। एक एक करके दोनों के सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद में आपकी जो बाकी प्रॉब्लम्स एक एक करके हैंडल करता हूं। पहले एक बार सिलेबस निपटा लें। अगर आप सेक्शन ए की बात करें, पेपर में भी पहला सेक्शन आपको यही मिलेगा। सेक्शन ए की बात करें, दिस विल बी ईआईएस, एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम्स। 35 मार्क्स में आपको बता चुका ये होगा, विद चॉइस 45 मार्क्स का ये आता है। एग्जाम का पैटर्न बिल्कुल सेम रहता है, कभी भी पैटर्न में कोई खास चेंज नहीं आता। 5 क्वेश्चन मिलेंगे, क्वेश्चन 1 से लेके 5 तक। क्वेश्चन 1 जो है इसके अंदर आपका कंपलसरी क्वेश्चन रहेगा, 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन होता है। एक ही क्वेश्चन आता है, कई बार एक आ जाता है, कई बार 3 और 2 का भी आने लग गया है, डिपेंडिंग अपॉन एग्जामिनर किस तरह का पैटर्न फॉलो कर रहा है। ये हमारा आपका कंपलसरी क्वेश्चन रहेगा। दोनों थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड, कुछ इतना लंबा चौड़ा इसमें नहीं होता। क्वेश्चन 2, 3, 4, 5 जो हैं सारे के सारे क्वेश्चन 10 मार्क्स ईच के होते हैं। इनमें से एनी 3 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। कोई भी 3 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करते हैं तो 3 क्वेश्चन यहां से 10 मार्क्स के अटेम्प्ट होते हैं, ऊपर से 5 नंबर का क्वेश्चन 35 मार्क्स इस तरह से अटेम्प्ट होता है। इनको अगर हम बात करेंगे तो पैटर्न सेम रहता है सारे के सारे क्वेश्चंस का। ये 6 और 4 मार्क्स के 2 पार्ट में आता है। लास्ट क्वेश्चन कई बार 1-2 अटेम्प्ट के अंदर 8 और 2 का भी आया है, इसमें थोड़ा सा कई बार चेंज होता है। 6, 4 का आता है तो जनरली 4 के साथ 4 की चॉइस होती है, यहां पर 2 के साथ 2 की चॉइस होती है। तो दिस इज द पैटर्न जो आपको एग्जाम के अंदर फॉलो करना होता है। तो आपके पास टोटल अगर आप देखेंगे तो हमारे पास जो पेपर में अटेम्प्ट करके आते हैं 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आते हैं, 3 आपने इसमें से करने होते हैं, एक आपका कंपलसरी क्वेश्चन होता है। अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूं तो फ्रैंकली आप लोग 7 क्वेश्चन से ऊपर अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं पेपर के अंदर, ये 7 ही क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाते हैं। अब इसमें यहां से आपकी प्रॉब्लम अराइज होती है। अगर आप ईआईएस के सिलेबस की बात करेंगे, बेटा ईआईएस का सिलेबस 5 चैप्टर्स में डिवाइडेड है, अच्छा बल्कि सिलेबस है। एसएम के मुकाबले हम कंपेयर करें तो अच्छा खासा सिलेबस है। उन सारे सिलेबस में से पेपर में मात्र 7 क्वेश्चन होते हैं जो आपने अटेम्प्ट करने होते हैं। यहां से प्रेडिक्शन टूटती है, जिस पेपर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि सर इसमें आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते पेपर में क्वेश्चन कहां से आएगा, क्योंकि सिलेबस इतना वास्ट है। इंस्टीट्यूट पहली बात तो उसको कवर ही नहीं कर पाता, क्योंकि वो चॉइस के साथ भी कितने ही क्वेश्चन पूछ पा रहा है, 9 क्वेश्चन टोटल पूछ पा रहा है। इतने बड़े कोर्स में से 9 क्वेश्चन पूछना मतलब एक चैप्टर में से हार्डली एक क्वेश्चन टच हो पाता है, हद से 2 टच हो जाते हैं। और सिलेबस बहुत ज्यादा है उस हिसाब से कि 2 क्वेश्चन में हमको समराइज कर सके कि ये 2 आ जाएंगे। दूसरा, आप उसमें से और 7 अटेम्प्ट करके आने वाले होते हो, तो प्रैक्टिकली आप पेपर के अंदर जो है सारा सिलेबस तैयार करोगे ये इसका, इसलिए करोगे कि कोई 7 क्वेश्चन उसके अंदर से आएंगे, वो 7 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करके आओगे। यहां इस टॉपिक इसी कह लीजिए इसके जो मुश्किल होने का कारण बनता है वो एक ये है, यहां पर आप लिमिटेड सा पढ़ के ये कहें कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से क्वेश्चन पक्का आएगा, ये वाली बात आप ये इसमें नहीं लगा पाओगे, क्योंकि यहां पर आपको सारा करना पड़ता है और उसके अंदर से फिर देखना पड़ता है कि 7 नंबर वो 7 क्वेश्चन लक बेस्ड आपकी किस्मत कि जो आप छोड़ के गए उसमें से ना आ जाए, क्योंकि 7 टॉपिक्स इसमें 7 क्वेश्चन से ऊपर आप अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। दूसरा अगर हम बात करें इसके अंदर तो हमारे पास आ जाता है सेक्शन बी, विच टॉक्स अबाउट स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। मैनेजमेंट बेस्ड सब्जेक्ट है, दोनों के बारे में भी डिटेल में सिलेबस में बात करते हैं। अगेन 35 मार्क्स का है, विद चॉइस 45 मार्क्स का आता है। अगेन बिल्कुल सेम पैटर्न है, क्वेश्चन 6 से लेकर 10 तक आएंगे। क्वेश्चन 6 जो होगा आपका कंपलसरी होगा, 5 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है जी। उसके बाद क्वेश्चन 7, 8, 9, 10 इनमें से कोई 3 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होते हैं, 10 मार्क्स के रहेगा ईच क्वेश्चन।
अंदर का आप पैटर्न देखोगे तो सारे के सारे क्वेश्चन 5-5 मार्क्स के रहेंगे। ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है यहां पर, इसके 5 के साथ कई बार 5 होता है, एक बार ये पेपर में 7 और 3 का आ गया था, तो यहां पर साथ में 3 का रहता है। अगेन बिल्कुल सेम है, यहां पर 6 और 5 का क्वेश्चन होता है, यहां पर आपके पास 5 और 5 का होता है। फिर अगर आप चॉइस के साथ अटेम्प्ट करेंगे तो 7 क्वेश्चन आप यहां पर अटेम्प्ट करेंगे। दिस इज द टोटल EISSM जो आपका पेपर का पैटर्न आता है। पेपर के अंदर आप 14 क्वेश्चंस इन टोटल अटेम्प्ट करके आते हैं इन अ टाइम ऑफ 3 आवर्स, जिसके अंदर ऑब्वियसली स्टार्टिंग का कुछ टाइम आप एमसीक्यू के ऊपर भी खर्च करते हैं। तो ये आपके पास पूरे का पूरा पैटर्न आ गया। सिलेबस की अगर हम बात पे आ जाए, अगर आप EIS की बात करेंगे बेटा, EIS में आपके पास 5 चैप्टर्स हैं और SM में आपके पास 8 चैप्टर्स हैं। लेकिन अगर आप कंटेंट की बात करेंगे तो ये EIS के 5 चैप्टर का कंटेंट एग्जैक्ट डबल है जो SM के 8 चैप्टर्स का कंटेंट है उससे। अगर आप SM का कंटेंट पढ़ना शुरू करेंगे तो SM का कंटेंट कंपैरेटिवली बहुत कम है एज कंपेयर टू जो EIS का कंटेंट है। आप स्टडी मटेरियल भी उठा लेंगे या मेरी बुक्स आएंगी वो भी चेक करेंगे। अगर आप SM की बात करें तो SM के अंदर टोटल 8 चैप्टर्स हैं। इसको मैंने जो काट पीट के आपके लिए तैयार किया है, यानी कि जो आप पूरा जो याद करने लायक कंटेंट है, दैट इज इन टोटल 160 पेजेस, क्योंकि बच्चे को पहले दिन रट्टा मारने के लिए बताना पड़ता है कि भैया कितने पेजेस हैं। 160 पेजेस में ये कंटेंट है पूरा का पूरा, जिसके साथ ऑब्वियसली सारे पास्ट ईयर क्वेश्चन, सारे एमसीक्यूज लगाकर अराउंड 230 पेजेस की बुक बन जाती है। लास्ट का 70 पेजेस क्वेश्चन बैंक है इसके अंदर। तो 160 पेजेस नेट कंटेंट है, जिसके अंदर आपका ये 8 चैप्टर्स पूरे के पूरे कवर हो जाते हैं। अब जिस बच्चे से 160 भी नहीं होते हैं, क्योंकि नहीं होंगे, ये सारा का सारा कंटेंट बेटा मैंने 30 चार्ट्स में आपको लिए समराइज कर दिया है। ये 30 चार्ट्स अगर आप कर जाएंगे 100% श्योरिटी इससे बाहर नहीं आता कुछ भी पेपर में। इस पेपर की अब हम पॉजिटिव्स पे आ जाते हैं। इसके अंदर सबसे बड़ा पॉजिटिव ये है, जो आएगा बेटा बुक में से आएगा, एक एक पॉइंट बुक में से आएगा, बाहर से कुछ भी नहीं आएगा। जनरली होता क्या है इसके अंदर, जब आप पढ़ना शुरू करते हैं, बाकी क्लासेस तो आप यूट्यूब पे देखते ही हैं, जनरली उसके अंदर होता क्या है कि सर बाहर के एग्जाम्पल्स उठाए जाते हैं, पीपीटीज दिखाई जा रही हैं, इकोनॉमिक टाइम्स दिखाया जा रहा है, कुछ का बेटा कंटेंट तो इस टॉपिक इसका आप क्लासेस देखोगे टैक्स के बराबर कंपटीशन दे रहे हैं वो EISM को पढ़ाने में कि 300 घंटा पढ़ाए चले जा रहे हैं। रीजन, EIS के अंदर आपको एग्जांपल्स दिए जा रहे हैं, पीपीटीज दिखाई जा रही हैं, मैनेजमेंट में तो कोई लिमिट ही नहीं है, आप जितनी मर्जी मार्केट की पीपीटी उठा लो बेटा, 300 घंटा आप देख लें पीपीटी, एक नंबर का सवाल बाहर से नहीं आएगा। आएगा वही जो बुक के अंदर दिया हुआ है। उसने आपसे घिसा पिटा थ्योरी का क्वेश्चन पूछना है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की 5 लिमिटेशन बता दो। देख लो जितनी इकोनॉमिक टाइम्स देखनी है, उसके अंदर आपको कहीं पे 5 लिमिटेशन मिल जाए स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की तो लिख देना। अब पॉइंट क्या है बेटा, अपने सब्जेक्ट को इज्जत देने के लिए हर टीचर क्या कहता है, नहीं बड़ा प्रैक्टिकल ओरिएंटेड सब्जेक्ट है। मुझे कोई शौक नहीं अपने सब्जेक्ट को इज्जत देने की, मैं फ्रैंकली बता देता हूं, पहले दिन थ्योरी बेस्ड सब्जेक्ट है। बच्चा कहता है सर इसमें रट्टा लगता है, पहले दिन बेटा लाइव क्लास जा रही है, हाँ रट्टे वाला सब्जेक्ट है। क्यों पहले दिन भ्रम में क्यों जिए कि नहीं हम समझेंगे और हम कुछ लिख के समझ के बहुत बड़ा झंडा गाड़ देंगे। प्रैक्टिकली बता देता हूं बेटा, अगर आप समझ के अपनी भाषा में लिखोगे, इंस्टीट्यूट मार्क्स नहीं देता। इंस्टीट्यूट की जितना मर्जी वो बोल दे कि मैं अपने भाषा में मार्क्स देता हूं, अगर आपसे उन्होंने 5 लिमिटेशंस पूछी हैं और आपने स्टडी मटेरियल वाले 5 पॉइंट नहीं दिए, एग्जामिनर मार्क्स पक्का काटता है। किसी भी पुराने स्टूडेंट से देख लीजिएगा। और इस सब्जेक्ट में फेल होने का सबसे बड़ा कारण यह है, ये हार्ड ट्रूथ आपको पहले दिन नहीं बताया जाता कि बेटा बुक वाले 5 पॉइंट रट ले। अगर आप बुक वाले 5 पॉइंट रटोगे और वो लिखोगे, मजाल ही नहीं इसके अंदर कोई आपको फेल कर दे। बेटा ये पेपर पहले जब मैं पढ़ता था इसका नाम से फाइनल में होता था, अभी रिसेंटली चेंज हुआ है। 40 नंबर पास होने मुश्किल होते थे, आपके टीचर के 80 नंबर आए थे। रीजन, बुक रटें, इसके अलावा इंस्टीट्यूट कुछ नहीं चाहता। अगर आप प्रैक्टिकली समझे बेटा, इस सब्जेक्ट की अगर प्रैक्टिकल रेलेवेंस होती तो ये आपको दुनिया में दिख रही होती। मैंने भी SM पढ़ी है, मैंने भी EIS देखी है। फ्रैंकली बताऊं, CA बनने के बाद इसका प्रैक्टिकल यूज नहीं होता, लेकिन आपका इंस्टीट्यूट पढ़ाता है। ठीक है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पढ़नी भी चाहिए कि मैनेजमेंट आनी चाहिए, लेकिन मैनेजमेंट किताबों से नहीं आती है, ये आप सब जानते हैं। तो इंस्टीट्यूट में कराना क्या चाहता है आपको, वो आपको MBA में जो टॉपिक्स पढ़ाए जाते हैं, स्वॉट एनालिसिस, टाउज मैट्रिक्स, कई सारे बेटा मैनेजमेंट के वो होते हैं जो प्रेजेंटेशन देते समय ना अच्छी लगती है स्क्रीन पर दिखाती हुई कि हाँ स्वॉट एनालिसिस बना रखा है। वो ये चाहता है कि हमारा CA जब पढ़ के जाए वो भी इस तरह के ड्रामे कर सके पीपीटी बना के कि हाँ जी मैंने भी टाउ मैट्रिक्स बना दी। तो वो कहता है कि ये कंपटीशन क्यों रह जाए, तो इस पर्पज से पढ़ाया जा रहा है, बिकॉज प्रैक्टिकली मार्केट में चलता है, लेकिन रियलिटी ये है कि आप सब भी समझते हैं कि सर इन चीजों से मैनेजमेंट नहीं होती। हमारा काम इसलिए यहाँ पे क्लास में बैठकर, मुझे आपको कोई मैनेजमेंट गुरु बनाना नहीं है, ठीक है जी। आप ये समझेंगे 3 महीने में हम कोई स्टार्टअप खोल देंगे यहाँ बैठ के ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। हम लोग यहाँ बैठे हैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि सर एक पेपर है जो CA को पास और फेल कराने में बहुत क्रूशियल पॉइंट रखता है। ये बात मैं रियलिटी बता रहा हूं। अब जो बच्चा 2 ग्रुप दे रहा है बेटा, अगर आपके 2 ग्रुप रहेंगे ना
उसमें सबसे बड़ा कारण होगा ऑडिट और EIS। बाकी सारे पेपर आप निकाल दो क्योंकि उन पेपरों को आप इज्जत देते हो। पहली बात, टैक्स को आप इज्जत देते हो पूरी, कि टैक्स सब्जेक्ट है। लॉ जैसे कैसे बच्चा MCQ सारे निकाल ही देता है, इज्जत तो नहीं देते हो, खैर मैं मानता हूं, लेकिन दिक्कत क्या है आपकी ऑडिट और EISM में, ये बेचारे इज्जत नहीं पाते। इनके साथ प्रॉब्लम क्या है, बच्चा कहता है थ्योरी बेस्ड सब्जेक्ट है सर, ये हमसे याद तो होता नहीं, बहुत बोरिंग है। मत करो बेटा, आपके कहने या ना कहने से इंस्टीट्यूट पढ़ना थोड़ा ना बंद कर देगा इस सब्जेक्ट को। वो पूछेगा पेपर में, और बेशर्मी के साथ थ्योरी का क्वेश्चन पूछेगा, 5 पॉइंट्स पूछेगा, सर उसको समझाना जी हमसे तो याद होते नहीं, फिर अपनी भाषा में 2 लिखना, 3 लिखना, और वो आपको बड़े बेरहमी से 5 में से 1 नंबर देगा। फिर आप कहते हैं सब्जेक्ट फेल हो गया। और होता क्या है, फेल होने के बाद बच्चा रियलाइज करता है कि नहीं, इसको पास करने का इकलौता तरीका क्या है, कर वो 5 पॉइंट याद। तो वो 5 पॉइंट पहले दिन से याद करने शुरू कर दो, या 6 महीने बाद कर लेना, या उससे अगले 6 महीने बाद कर लेना। तरीका तो अल्टीमेटली एक ही रहने वाला है। जब तक आप वो 5 पॉइंट किसी तरीके से वहां पहुंचाएंगे नहीं, इंस्टीट्यूट मार्क्स नहीं देगा। अब इससे प्रॉब्लम क्या आनी शुरू हो जाती है कि सर अच्छा, अगर इसी तरह से ही तैयारी करनी है तो फिर कंटेंट बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन से किसके अंदर कितना कंटेंट दिया गया। क्योंकि अब अगर याद ही करना है तो याद करने के लिए फिर ये वाली चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि सर कितनी हिम्मत मारनी है, कितना याद करना है। अब बेटा प्रैक्टिकली मैं बताऊं, मैंने इसको तैयार इस तरह से किया है कि जो दो बच्चे 2 ग्रुप दे रहे हैं वो भी कर जाए, क्योंकि मैं आप लोगों का दुख समझता हूं। मैं लिटरली बता देता हूं, आप लोगों का दुख शायद अभी आप नहीं समझ रहे, 2 महीने बाद जो आपके साथ दुख होने वाला है ना, वो मैं अभी से प्रेडिक्ट कर सकता हूं। मुझे पता है क्या दिक्कत आने वाली है, क्योंकि सिलेबस इतना ज्यादा हो जाएगा कि उस समय EISM को जितनी मर्जी आप कोशिश करें, आप उतना टाइम नहीं दे पाओगे जितना टाइम ये मांगता है। इसलिए इसके लिए मुझे मेहनत करनी पड़ी कि इसको कंपाइल इस तरह से कर दिया जाए कि बच्चा अगर 5-6 दिन भी हिम्मत करके निकाले इसके लिए, तो कम से कम उसके अंदर ही तैयार करने लायक कुछ बने। आखिरी दिन कुछ करे कि कुछ तो निकाल के जाए पेपर के अंदर। अच्छा, इसके अंदर ये होता है कि आप आखिरी दिन भी अगर 4 पॉइंट याद कर लेते हो, कम से कम पेपर में काम आ जाते हैं। ये टैक्स वाला टॉपिक नहीं है कि आखिरी दिन बच्चों कहते हैं नया टॉपिक मत छेड़ियो भाई क्योंकि समझ नहीं आएगा। यहाँ वैसे ही कुछ समझ में अलग कहानी नहीं है। यहाँ चली कहानी क्या रही है, सर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के 5 एडवांटेजेस पूछेगा वो आपसे। अगर आपने पेपर में जाते समय लास्ट में भी 5 पॉइंट याद कर लिए और आपने पेपर में दे दिए बेटा, 5 नंबर आ गए, उसके बाद आप 10 मिनट बाद भूल जाना, कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट इज दिस इज हाउ दिस एग्जाम्स वर्क्स की रियलिटी ये है। कोई टीचर आपको पहले दिन रियलिटी बताता नहीं है, क्योंकि वो अपने सब्जेक्ट की इमेज खराब नहीं करना चाहता। वो ये कहता है कि नहीं बड़ा प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है बेटा, दुनिया में बहुत काम आएगा, मैं भ्रम में नहीं बच्चे को रखना चाहता। जो रियलिटी है सब्जेक्ट के साफ साफ बाहर रख देते हैं कि ये इसका असलियत है। इस तरह से ये पास किया जाता है। ठीक है जी, 30 चार्ट्स के अंदर हमने पूरा समराइज किया है, कलरफुल चार्ट्स हैं। अराउंड 99% कोर्स इसके अंदर कवर्ड है। कुछ जगहों पे थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन की कमी है, वो मैं आपको साथ साथ बता दूंगा, आप बुक के साथ उसको कवर कर लेंगे। तो राइट नाउ आपके लिए SM का मतलब सिर्फ ये 30 चार्ट्स हैं, इतना तो बेटा कर सकते हैं। अगर एक 30 चार्ट्स करके हम लोग 50 नंबर पेपर में बना सकते हैं तो बड़ी आसानी से किए जा सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। और इस दोनों चैप्टर में से EIS और SM वाले पार्ट्स में से SM आपका बहुत ज्यादा स्कोरिंग है। अगर आप देखेंगे तो SM का स्कोरिंग होने का कारण क्या है, एक तो बेटा SM ना मैनेजमेंट बेस्ड सब्जेक्ट है। इसके अंदर वही बातें पढ़ाई गई हैं जो आप 11th-12th में पढ़ते हैं, जो BST में आपने पढ़ी। कुछ लोग BCom का एग्जाम दे रहे होंगे, वहां एक BOM करके सब्जेक्ट आता है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। बातें वही हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, कितने तरह के प्लान्स होते हैं। तो इसमें फायदा क्या होता है, आपको कंटेंट आता होता है। फ्रेंकली बताऊं तो आपको कंटेंट आता होता है। आज मैं आपसे कहूं कि लीडरशिप के क्या एडवांटेजेस होते हैं, क्या रोल्स होते हैं, आप कहोगे वो 12th वाली बातें लिख लेंगे हम अपने आप। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि अपने आप नहीं लिखना है। यहां पर लिखना क्या है कि क्वेश्चंस वही रहेंगे, लेकिन आपको कंटेंट एटलीस्ट कौन सा देना पड़ेगा, स्टडी मटेरियल वाला, कि हाँ हमारे स्टडी मटेरियल में ये 5 रोल दिए गए हैं तो यही 5 रोल्स हमें वहां पर मेंशन करने हैं। इसका एक एडवांटेज ये रहता है इस टॉपिक SM में, इसलिए मैं इसको आसान बोलता हूं। एक तो कंटेंट कम है, दूसरा अपना है, समझ आता है पूरी तरह से, तीसरा अगर आप खुदा न खास्ता एक आधी एक्सप्लेनेशन भूल भी गए, आप सिर्फ पॉइंट लिख के अंदर अपने आप लिख सकते हैं। अभी आपको इतनी भाषा आती होती है मैनेजमेंट की कि हम मैनेजमेंट के एडवांटेजेस तो लिख लेंगे यार, इसमें इतनी वो नहीं है। अब ये वाली जो प्रॉब्लम है ये आती है आपको इस वाले पार्ट में, EIS में। इसमें प्रॉब्लम क्यों आती है, एक तो सर इसमें है हमारे पास 5 चैप्टर्स, कहने को 5 हैं, लेकिन अगर आप कंटेंट देखेंगे तो बिल्कुल डबल है एज कंपेयर टू SM। 2 टाइम्स कंटेंट है, वेटेज वही 50 की 50 है, आने वही आपके सामने 7 क्वेश्चन हैं जो आपने अटेम्प्ट करने हैं। इसको भी मैंने पूरी कोशिश करी है कि समराइज किया जाए, लेकिन समराइज करने के बाद बेटा इसकी बुक 300 पेजेस की तो गई है, एग्जैक्ट डबल कंटेंट है इसका। चार्ट्स में समराइज करें, चार्ट्स भी 60 से ऊपर है, तो इसलिए मैं कहता हूं कि ये डबल कंटेंट है। आपका SM जितना टाइम लेता है उससे 2 गुना टाइम आपका EIS पढ़ाने में भी लेता है। यहां भी रियलिटी ये होने वाली है, 3 महीने का हमारे पास टाइम है, हम 1 महीने में SM निपटा देंगे।
20-22 क्लासेस ऊपर नहीं लगती हैं एसएम के अंदर, और आप बड़े अच्छे से रेडी हो जाते हैं एसएम का टेस्ट वगैरह देके, आपको पता होता है एसएम तो काम बन जाएगा, हो जाएगा। लेकिन दिक्कत क्या आती है, जैसे ही ये शुरू होती है फिर वो अपना असली रंग दिखाना शुरू करता है सब्जेक्ट, जहां आपको ये समझ आना शुरू होता है कि अब ये आईटी बेस्ड सब्जेक्ट है। और आईटी बेस्ड में प्रॉब्लम पता क्या है, आईटी हमारा अपना सब्जेक्ट नहीं है, दैट इज द प्रॉब्लम। आईटी अपने आप में एक अच्छी फील्ड है, उसके बारे में पूरी नॉलेज रखने वाले लोग हैं मार्केट में, लेकिन हम जिस फील्ड से आते हैं वहां में आईटी उस तरह से पढ़ाया नहीं गया आज तक, इसलिए हमें आईटी के बेसिक्स भी नहीं क्लियर होते, जिसकी वजह से होता क्या है कि अगर हम आईटी में एक पॉइंट भूलते हैं, हम अपने आप नहीं लिख पाते, क्योंकि नॉलेज तो है नहीं उसके पीछे। तो प्रैक्टिकली हो क्या होना दिक्कत आनी क्यों शुरू होती है, अगर सर ये एसएम 100 का होता ना, ये पेपर कभी फेल ना होता सीए के बच्चे का, क्योंकि वो कुछ ना कुछ लिख के इतना तो दे ही आता है एग्जामिनर को, उसको मजबूरी में 5 में से उसको 2 नंबर देने पड़ते। लेकिन आईटी में प्रॉब्लम क्या आती है कि आप एसएम में तो लिख लेते हो अपने आप कुछ ना कुछ, मतलब हेडिंग्स वगैरह कुछ आगे अपने आप कंटेंट बना देते हो, ईआईएस में ये नहीं कर पाते। और ईआईएस में आपकी आती है नेट लर्निंग, जिसे आप कहते हैं कि अगर आपसे वो पूछेगा तो आपको लगभग वही वाले पॉइंट्स याद करके देने पड़ेंगे। तो इसके ऊपर हम बाद में आएंगे, फिलहाल हम देखेंगे कि इसको किस तरह से काम करना है। अब हम आ जाते हैं इसके ऊपर कि हम बात शुरू कैसे करेंगे। बेटा सबसे पहले हम लोग बात शुरू करेंगे अपने एसएम के साथ। एसएम के बारे में अगर हम बात करें तो मेरा बेसिक क्राइटेरिया क्या रहता है बच्चे के लिए। बेटा मैं बच्चे के लिए जो टारगेट रखता हूं इस एग्जाम के अंदर, जो 2 ग्रुप दे रहे हैं, मेरा पर्पस ये होता है बच्चा 50 बना ले, किसी और सब्जेक्ट की जरूरत ना पड़े, इसको अपने आप निकाल जाए। और सर आप 50 बोल रहे हो, हम 40 अपने आप रिड्यूस कर लेंगे उसको। तो अब 2 ग्रुप के साथ बच्चे का मेरा एटीट्यूड ये होता है, फ्रेंकली बेटा आप उसको उतना टाइम नहीं दे पाते, मैं रियलिटी जानता हूं, क्योंकि सब्जेक्ट बहुत ज्यादा, सिलेबस बहुत ज्यादा है। इसके अंदर हम इतनी कोशिश जरूर करते हैं कि एटलीस्ट जो बच्चा बिल्कुल मिनिमम टाइम पे दे पाए वो एटलीस्ट के अंदर 50 मार्क्स बना जाए, ताकि इसको पास करने के लिए किसी और की जरूरत ना पड़े। जो अब सेकंड ग्रुप दे रहा है उसके लिए बेटा बड़ी आसानी से 60 प्लस ये पेपर दे सकता है, इतना भी मुश्किल नहीं है कि 60 प्लस नहीं दे सकता। थोड़ी सी प्लानिंग चाहिए कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना। अगर आप जिसे कहते हैं ना कि पत्थर को धक्का मारना शुरू कर दोगे, सारा दिन थकोगे, हिलेगा नहीं वो आपसे, लेकिन अगर प्लानिंग से काम करोगे तो कुछ ना कुछ हो जाएगा उसके साथ। तो हमने कहा इसकी प्लानिंग क्या है बेटा, इसकी पहली प्लानिंग ये है, ये जो आपके 30 मार्क्स की एएसएम के एमसीक्यूज आते हैं, ये इस पेपर को पास कराने के सबसे मेजर सोर्स हैं। इसके अंदर अगर आप क्वेश्चंस देखेंगे, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस, कोई मुश्किल क्वेश्चन बनता ही नहीं है प्रैक्टिकल इसके अंदर से, क्योंकि एक ऐसे है जैसे आपने बीसीके का एमसीक्यू किया था, वहां पे मुश्किल क्वेश्चन बन ही नहीं सकता प्रैक्टिकली, क्योंकि आपको कॉमन सेंस बेस समझ आ रहा होता है कि हाँ क्लास में सुना हुआ टॉपिक, 4 ऑप्शन देगा, वो उसके अंदर से पकड़ना पड़ेगा, कोई उल्टा सीधा नहीं आता। जल्दी मैंने जो देखा बेटा, बच्चा बड़ी आसानी से इसके अंदर 20 प्लस कवर कर जाता है, बड़े जैसे कहते हैं ना मिनिमम केस के अंदर भी 20 नंबर आपके यहां से देता है। उसके बाद फिर आप एसएम में आते हैं, तो एसएम में हम बात कर रहे हैं बेटा 7 क्वेश्चंस की, जिसके अंदर हम हर क्वेश्चन 5 मार्क्स के लिए अटेम्प्ट कर रहे हैं। 1 मिनट के लिए मान के चलता हूं कि आपका एग्जामिनर बहुत स्ट्रिक्ट एग्जामिनर है, आप बिल्कुल सही क्वेश्चन लिखते हैं तो भी वो मार्क्स काटता है। कई एग्जामिनर आपको ऐसे मिलेंगे, और वो आपको मान लीजिए हर में 4 भी देता है, स्टिल बेटा आप बड़ी आसानी से इस पेपर के अंदर 28 नंबर टच कर सकते हैं। और ये आप टेस्ट देंगे तो आपको आसानी से लगेगा कि आसानी से इसके अंदर 28 29 नंबर। मैं और भी चला जाऊं कि एक आधा क्वेश्चन बिल्कुल आता भी नहीं हुआ था, तो भी 25 तक आसानी से यहां से टच किए जा सकते हैं। तो ये मेरा एम होता है कि अगर आप एसएम के अंदर अपना 25 पहले बनाए कि मैं जो ये 7 क्वेश्चंस हैं, ये 7 क्वेश्चंस तो किसी हालत में नहीं छोड़ने, और इसके अंदर भी हम एक ये रख के चल रहे हैं कि मान लीजिए एक क्वेश्चन हमें नहीं भी आता, 6 भी फाइल सही हैं। पहली बात तो नहीं आता होगा ऐसा जरूरी नहीं कि एसएम में ऐसा कुछ नहीं होता, जो आपको नहीं आता होता, आता तो आपको सब होता है, लेकिन दिक्कत यह है कि वो लैंग्वेज का इशू होता है कि हाँ बुक वाली लैंग्वेज नहीं आती। स्टिल मैं मान कर चलता हूं कि एक आधा क्वेश्चन ऐसे निकला, यू कैन इजीली स्कोर 25, आप यहां से बड़ी आसानी से बना सकते हैं, और आपके पास 20 का सहारा तो यह है ही, तो 45 मार्क्स तो बड़ी आसानी से यहां से बनते हैं। उसके बाद हम आते हैं सर ईआईएस के ऊपर, जहां मैं अगेन ये बात बोलता हूं कि मुश्किल थोड़ा सा है एज कंपेयर टू एसएम, लेकिन यहां पर भी एक प्रॉब्लम है। यहां पर बेटा जो चैप्टर्स डिजाइन किए गए हैं ना, वो चैप्टर्स इस तरह से डिजाइन किए गए हैं कि इसमें होता क्या है, शुरू होता है चैप्टर, आप उसको पढ़ना शुरू करते हो, आसान लगता है, चीजें समझ आ रही होती हैं, 2-4 टॉपिक्स पढ़ते हैं, मान लीजिए आपका 50 पेज का एक चैप्टर है, आपने 10 पेज पढ़े, उस 10 पेज में आपको लग रहा होता है यार इतना मुश्किल तो नहीं है। सडनली क्या होता है कि 5 टॉपिक ऐसे आ जाते हैं बीच में जो डायरेक्ट ऊपर से जाते हैं, कुछ नहीं पल्ले पड़ता है कि क्या चला, क्योंकि वो होता है क्या, वो आईटी के इंटरनल वर्किंग में घुस जाता है, वो हमें समझ आनी बंद होती है। होता क्या है, बच्चा उन्हीं 10 पेजेस को पढ़ते समय ना हार मान जाता है, वो कहता है नहीं 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 तो बहुत मुश्किल है। अब अगर आप ईआईएस को एनालिस करेंगे ना प्रॉपर ढंग से, तो इसके अंदर बेटा 3 कैटेगरी के क्वेश्चन है, जिसको मैं एबीसी कैटेगरी डालता हूं। इसमें एक ए कैटेगरी का क्वेश्चन आता है जो कि निहायती आसान होता है,
इसके अंदर आपको लग रहा होता है कि बिल्कुल बेसिक बातें पूछ रहा है, और इंस्टीट्यूट और आपके इस 35 मार्क्स में से या इन 7 क्वेश्चन जो आपने अटेम्प्ट करने होते हैं, 2 या 3 क्वेश्चन निहायत ही आसान पूछता है पेपर के अंदर। उसमें आपसे पूछेगा डिजिटल पेमेंट के एडवांटेजेस क्या होते हैं, डिजिटल पेमेंट के डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। सर अब इसके अंदर आईटी नहीं चले लंबा छोटा, प्रैक्टिकली बात है, एक बार पढ़ लोगे समझ आ जाएंगे इस तरह के क्वेश्चन, और इस तरह के क्वेश्चन आपको पेपर में हमेशा मिलेंगे। होता क्या है, बच्चा इस एग्जाम से इतना घबराया हुआ होता है, वो इस वाले के चक्कर में जो कि टेक्निकल क्वेश्चंस होते हैं, वो ये दोनों पार्ट भी छोड़ने शुरू कर देता है। अब मैंने इसमें खासियत क्या की है आप लोगों के लिए, मैंने इनको अलग कर दिया है। मैंने कहा पहले जो सी वाले पार्ट है इनको रखो साइड में, हमने कहा आईटी का एक्सपर्ट तो बनना नहीं, कम से कम पहले हम वो क्वेश्चन उठाएं जो हम आम बंदों को समझ आते हैं कि भैया पूछा क्या जा रहा है हम लोगों से यहाँ पर। तो उस तरह के क्वेश्चन अगर आप करते हैं, तो उस तरह के क्वेश्चन से अगर आप कहें तो बेटा इसमें से आधा पेपर आपका कवर हो जाता है। उसके बाद सी कैटेगरी वाले क्वेश्चंस में से कुछ हम क्या करते हैं, या हम सेलेक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि यहां बेटा मैं प्रैक्टिकली बताऊं आपको, यहां क्रैमिंग करनी पड़ती है। ये वो वाला पोर्शन है जिसकी वजह से ये सिस्टम मुश्किल है, क्योंकि ये आईटी के कोर में जाएगा। हम उसको समझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन रियलिटी ये है कि समझ के भी कुछ नहीं होगा जब तक आप इंस्टीट्यूट को वो वाले पॉइंट नहीं दोगे। तो ये थोड़ा सा याद करने में मुश्किल आती है, क्योंकि इसके पीछे आपकी ना जो अंडरस्टैंडिंग होती है वो वीक होती है, इस वजह से आपको ये पॉइंट्स अपने आप लिखने में इश्यू आता है। इसके अंदर भी ये ऐसे क्वेश्चंस बहुत हैं जो आप आसानी से पेपर के अंदर अटेम्प्ट कर सकते हो। यहां पर जो मैं आपका टारगेट रखता हूं बेटा, अगर यहां हम 25 तक जाते हैं तो बड़ी आसानी से यहां पर हम 20 नंबर बना सकते होते हैं, कोई ऐसी आफत नहीं है कि अगर आप 35 नंबर का पेपर अटेम्प्ट करके आ रहे हो पेपर के अंदर तो आपके वहां पे 20 भी ना बने। एक बार के लिए बिल्कुल आधे पे भी चला जाऊं तो 17-18 मार्क्स तो आसानी से बन जाते हैं। तो अगर हम सारा का सारा इसको टोटल कर दें तो बड़ी आसानी से 45 हमने वहां रखे थे, अगर आप यहाँ 20 ले आए तो 65 एग्जाम्स तक में बड़ी आसानी से बनाया जा सकता है। सिर्फ तरीका क्या है, अंधाधुंध नहीं पढ़ना शुरू कर देना कि उठाया और रट्टा मारना शुरू कर दिया। हमें इसमें थोड़ी सी प्लानिंग रखनी पड़ेगी, कौन सा टॉपिक्स हैं जहां से क्वेश्चन अच्छे आते हैं, कौन सा टॉपिक है जहां पे थोड़ा एफर्ट्स कम किए जा सकते होते हैं। अब इसमें जो मैं आपकी शुरुआत करने जाऊंगा, वी विल बी स्टार्टिंग विद एसएम। हम लोग एसएम के साथ शुरू करेंगे, और एसएम में हमारा टारगेट ये रहेगा कि हम एक महीने के अंदर, जिसके अंदर हम 20-22 क्लासेस लेंगे, हम इस एसएम को इस लेवल पर ले आए कि हम अगर पिछले 10 क्वेश्चन पेपर उठाएं तो एक भी उसमें ऐसा क्वेश्चन ना निकले जो हमें ना आता हो। और ये रियलिटी मैं आपको क्लास में चेक करा दूंगा 20 दिन के बाद। 20 दिन के बाद एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आप ये कहोगे कि एसएम के पेपर में मुझे नहीं आता था। वहां से कॉन्फिडेंस जनरेट होता है, आपको ये लगता है कि 50 नंबर के पेपर में से 30-35 नंबर का पेपर तो मुझे बड़ी आसानी से आता होता है कि ये तो मैं कर ही कर दूंगा। उसके बाद एमसीक्यू साथ में है ही सपोर्ट करने के लिए आपको। फिर जब ये कॉन्फिडेंस एक महीने के बाद आपके पास आ जाता है ना कि हाँ पेपर फेल होने वाली नौबत तो नहीं है मेरी, फिर आप किस पे जाओ, ईआईएस पे जाओ। तब आपको ना वो समझ भी आती है, क्योंकि आपका इंसेंटिव उस समय क्या होता है उस समय कि मैं इसको सेकंड ऑप्शन की तरह लेकर चल रहा हूं कि मेरा पेपर तो पास हो गया है, अब इसमें जितने नंबर मैं बनाऊंगा वो मेरे बाकी एग्जाम्स में हेल्प करने वाले हैं कि कोई एग्जाम इधर उधर रह गया तो मेरी वहां मदद हो जाएगी। तो इस एटीट्यूड से सब्जेक्ट को पढ़ेंगे ना तो ये होगा। इस एटीट्यूड से मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि बेटा आप समझेंगे इंस्टीट्यूट भी इस बात को समझ गया, उसने इसलिए क्या किया नए सिलेबस में से ईआईएस हटाया है। तो ईआईएस अगर इतना इंपॉर्टेंट था तो क्यों हटाया सिलेबस में से, आप समझेंगे हटाने का कारण ही क्या है, क्योंकि वो समझ रहा है कि जो ईआईएस वो यहां पढ़ा रहा था वो प्रैक्टिकली बेटा आपको कंप्यूटर नहीं सिखा रहा, वो आपको कंप्यूटर की थ्योरी पढ़ा रहा है, और कंप्यूटर की थ्योरी पढ़ाने से प्रैक्टिकली कंप्यूटर चलाना नहीं आ जाता है। तो वही बात होगी मैं ड्राइविंग की थ्योरी सिखानी शुरू कर दूं यहाँ पर कि हाँ जी ऐसे चलती है कार, तो आप समझेंगे वो नहीं होता। तो इसलिए वो ज्यादा फोकस अब कहां डाल रहा है, जो आपकी आईटी के कोर्सेज होते हैं वहां ज्यादा फोकस जाएगा धीरे धीरे। और ये ईआईएस की थ्योरी जो पहले उन्होंने फाइनल से हटाई इसका नाम से, अब उन्होंने क्या किया नए सिलेबस के अंदर इंटर से भी हटा दिया, लेकिन आप लोगों को पढ़ना ही पड़ेगी, कोई चारा नहीं है। तो प्रॉब्लम ये जो मैंने पहले बच्चे का डर रहता है वो मैंने खत्म किया है कि इसमें से किस तरह से हम इसको हैंडल करेंगे। आइए बात शुरू करते हैं अब हम एसएम के बारे में। अगर आप एसएम की बात करें स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की, शुरुआत कैसे करेंगे, वी विल बी नीडिंग अराउंड मैक्सिमम 25 क्लासेस, मोस्ट प्रोबेबली जो भी होगा एक महीने के अंदर निपटा देंगे, इसलिए रेगुलर रखी है ताकि पहले महीने में ये वाला काम खत्म हो जाए। करना क्या है आप लोगों को, हम लोग बेटा प्योरली चार्ट्स बेस्ड क्लास में स्टडी करेंगे। शायद एक चार्ट का सैंपल आपको दे भी दिया गया होगा कलर चार्ट्स का, इस तरह का आपके पास चार्ट्स आएंगे। पूरा का पूरा जो सिलेबस है हमने चार्ट्स में समराइज किया है, जितना कंटेंट लिखने लायक है, जो आपके पास क्वेश्चंस आते हैं और जो लिखने लायक कंटेंट है वो इस चार्ट में अवेलेबल है। जहां मुझे लगेगा कि 19-21 है मैं आपको खुद बताऊंगा कि यहां पर 2 लाइनें बुक से और एडिशनल डालने की जरूरत है, वो आप बुक से ऐड साथ में कर सकते हैं यहां पर कि हाँ ये भी डन है, अदरवाइज मोस्टली इसके से आता है। अच्छा क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं, क्या क्वेश्चंस इसके अंदर टेक्निकल होते हैं। अच्छा पहले एक क्वेश्चन जो मेरे पास चर्चा के जल्दी आ जाता है, हाँ आया पड़ा है सर, ये एसएम में अमेंडमेंट्स आती हैं, कोई अमेंडमेंट नहीं आती, नॉट अमेंडमेंट प्रोन सब्जेक्ट, सिलेबस बदले दैट इज अमेंडमेंट, अदरवाइज ये कोई अमेंडमेंट होने वाला सब्जेक्ट नहीं है। तो जो सिलेबस चलता आ रहा है वो एज इट इज चलता रहता है। इस वजह से होता क्या है कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं
वो काफी हद तक रिपीट होने शुरू हो जाते हैं, आपको आइडिया लगने लग जाता है कि इस तरह का क्वेश्चन वो पूछता है। अच्छा, अब आप एसएम के क्वेश्चंस देखेंगे या इवन ईआईएस के क्वेश्चंस देखेंगे, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आएंगे, किसी तरह का कोई घुमाव फिराव नहीं होगा क्वेश्चन में, कोई केस स्टडी नहीं होगी किसी तरह की, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस होंगे। बेटा एक पेपर के अंदर क्वेश्चन पेपर पूरा हो जाता है इनका। आप क्वेश्चन पेपर उठाओ ना, कई बार पिछली साइड में नहीं जाता, वो एक ही साइड में निपटा चुके होते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस लगते हैं सीधे सीधे एक लाइन के, कुछ नहीं होता उसके अंदर लंबा चौड़ा पूछने वाला। अब इनके एमसीक्यूज आए, एमसीक्यू के लिए ऑब्वियसली अलग से वो आ गया आपके पास। एमसीक्यूज में एक कंसेप्ट आया था जो हमने लॉ में देखा था, केस सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यूज, कि सर वो एक कहानी सी कर देता है लंबी सी, उसके नीचे क्वेश्चन पूछता है। क्या वो ईआईएसएम में आते हैं? ऐसा क्वेश्चन बेटा ईआईएस में आता है। ईआईएस में आप जाएंगे तो यहां पर अगर आप एमसीक्यूज की बात करेंगे तो जिसका जो पहला क्वेश्चन आएगा एमसीक्यूज का, दैट विल बी अ केस सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन। वहां आपको एक कहानी करके दी जाएगी, उस कहानी का ज्यादातर नीचे जो क्वेश्चन दिए होते हैं उनसे कोई लेना देना नहीं होता। आप उस क्वेश्चन को डायरेक्ट पढ़ के आंसर करना चाहें वो डायरेक्ट भी आंसर हो जाता है, लेकिन उन्होंने उसको किस तरह से प्रेजेंट किया होता है, केस सिनेरियो बेस्ड में। जनरली मैं इसलिए बच्चों को कहता हूं कि इवन लॉ में या यहां पर भी जब भी केस सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आता है ना, एक बार पहले क्वेश्चंस पढ़ लिया करो। कई बार आपको ऐसा लगता है इन क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए केस स्टडी की जरूरत नहीं पड़ेगी ऊपर पढ़ने वाली, जितने उसमें से आंसर होते हैं कर लो, अदरवाइज आप केस स्टडी को रीड कर लें। जनरली क्वेश्चंस जो पहले सिंपल पूछे जाते थे वो अब किस तरीके से पूछ लिए जाते हैं, एक केस सिनेरियो देके उसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे उस केस सिनेरियो के नीचे, 2 मार्क्स ईच के एमसीक्यूज यहां पर 2 मार्क्स के होते हैं, तो 10 मार्क्स के एमसीक्यूज ये आते हैं, और फिर 1 मार्क्स के 5 एमसीक्यूज आते हैं, ये आपके ईआईएस के एमसीक्यूज होते हैं। तो ईआईएस में टोटल आपको 10 एमसीक्यूज मिलते हैं, 2 नंबर के 5 और 5 क्वेश्चन 1-1 मार्क्स के। एसएम में केस सिनेरियो नहीं आता। एसएम में जब आप बात करेंगे एमसीक्यूज की, 15 एमसीक्यूज की, दैट विल बी सिंगल स्ट्रेट लाइन एमसीक्यूज, जिसमें से कुछ 1 मार्क्स के होंगे, कुछ 2 मार्क्स के होंगे। टोटल 15 नहीं होते, कई बार 10 होते हैं, कई बार 12 होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन किस हिसाब से उन्होंने 1 और 2 का कॉम्बिनेशन बनाया है। वेरी वेरी इजी। अगर आप अभी अगर बुक मिल जाएगी, बुक के पीछे बेटा मैंने अराउंड 280 एमसीक्यूज लगाए हैं इसके, हर चैप्टर के ढूंढ के। आज भी आप अटेम्प्ट करना शुरू करेंगे ना, उसमें से आधे एमसीक्यूज आप बिना एसएम पढ़े आज अटेम्प्ट कर लेंगे, क्योंकि वो कॉमन सेंस बेस्ड एमसीक्यूज है। जैसे ही आप उसको पढ़ते हो, नीचे 4 ऑप्शन देखते हो, आपको ऐसा लगता है इसमें पढ़ाने की क्या जरूरत है, ये वाली चीज तो अटेम्प्ट की जा सकती है। और बाकी 50% भी इसलिए नहीं कर पाओगे क्योंकि वो किसी थ्योरम पे बेस्ड होगा, स्वॉट एनालिसिस पे बेस्ड होगा, किसी ऐसे उस पे बेस्ड होगा एनालिसिस वगैरह का, जिसके बारे में यहां पर पढ़ना है। अदरवाइज वो भी बड़ी आसानी से अटेम्प्ट हो सकते हैं। तो ये वाले आपके सीधे सीधे इस तरह से आते हैं। यहां पर केस सिनेरियो क्यों नहीं आता? यहां पर केस सिनेरियो इसलिए नहीं आता क्योंकि यहां पर जो ये एसएम का पहला क्वेश्चन कंपलसरी आता है, ये केस सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन होता है। उन्होंने केस सिनेरियो एमसीक्यू से हटा के यहां ले आए। यहां वो आपको एक प्रैक्टिकल केस स्टडी देंगे 5 नंबर की। उसमें क्या होगा, अब कहने को वो केस सिनेरियो, लेकिन मैं आपको बताता हूं पेपर में केस सिनेरियो किस तरह से आता है। एक क्वेश्चन बनता है कि आप लीडर के रोल बता दीजिए, 11वीं क्लास वाला क्वेश्चन। अब एक सीए के पेपर में पहला क्वेश्चन लिखा पड़ा हो कि लीडर का रोल बता दो बेटा, इस थोड़ा अच्छा नहीं लगता इंस्टीट्यूट को भी कि बाहर का दुनिया क्या कहेगी, ये पूछ रहे हैं क्वेश्चन के अंदर। पूछना तो लेकिन वही है, सिलेबस तो भी लिखा हुआ है। तो वो एक कहानी गढ़ता है। XYZ एक कंपनी है, लॉकडाउन में उसका काम बंद हो गया है, एम्प्लॉइज छूटने शुरू छोड़ के चले गए हैं, प्रॉफिट्स मार्जिन गिर गए हैं, आप एक नए चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, आपको वहां पर एज मैनेजर अपॉइंट कर लिया गया है। बताइए आपके इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या क्या रोल होंगे। बेटा कान को ऐसे पकड़ लो या घुमा को ऐसे पकड़ लो, बताने तो आपको क्या है, लीडरशिप के 5 रोल। ये हैं आपके केस सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन। तो केस सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन में कुछ ऐसा नहीं आना कि वो आपसे आपका ज्ञान मांगने वाला है। अल्टीमेटली होगा क्या, मैं केस सिनेरियो में उसको क्या बोलता हूं बच्चे को, वो जो ऊपर 6 लाइन लिखी हो ना, 1 मिनट छोड़ दिया कर उसको, लास्ट लाइन पढ़ा कर वो क्या पूछ रहा है, आपको वहीं से समझ आ जाएगा क्वेश्चन ने पूछना क्या है उसने। क्योंकि इफेक्टिवली जो क्वेश्चन आएगा वो स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टडी मटेरियल का कोई ना कोई क्वेश्चन आया होगा। उन्होंने आज तक कोई क्वेश्चन बाहर का नहीं पूछा। जो सजेस्टेड आंसर आते हैं उसमें से एक लाइन कहां से लिखी हुई आती है, स्टडी मटेरियल में से। यानी कि आपको सर स्टडी मटेरियल पढ़ के जाना है, और स्टडी मटेरियल में आपको इतना पता होना चाहिए कि जो लीडरशिप टॉपिक था उसके अंदर कौन कौन से टॉपिक बनते थे। और ये आपके लिए सबसे बेस्ट तरीका होता है चार्ट्स। जैसे ही आप चार्ट्स खोलेंगे, आपका चैप्टर 1 बेटा ये जो चार्ट है ना खत्म है, दिस इज चैप्टर 1, जो आगे पीछे पलट रहे हो ना आप इसको, दिस इज चैप्टर 1, बस यही है। टोटल 6 टॉपिक्स हैं, इसी में इन्होंने कहां सिलेबस निपटा दिया। तो होगा कि आप इसको बुक खोलोगे या आपको 20-25 पेज में मिलेगा। ऐसे आपको आइडिया क्या होता है कि 6 ही टॉपिक थे, इन्हीं में से किसी में से कुछ पूछा गया है। आपको ये एनालाइज करना होता है कि अगर वो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के बारे में कुछ पूछ रहा है, वो इन्हीं 6 में से कुछ ना कुछ पूछ रहा होगा आपके अंदर से। ये चार्ट्स आपको हेल्प करते हैं इस बात को। जैसे आप लीडरशिप टॉपिक को दिमाग में डालोगे, आपको वो चार्ट की पिक्चर आएगी, इसके अंदर ये 4 टॉपिक थे। अब इसने लीडरशिप में से पूछा है, तो ये कॉन्फिडेंस तो हमें है ही है कि स्टडी मटेरियल में से आना है, तो इन्हीं में से कोई ना कोई 4 क्वेश्चन आया होगा। आपको ये देखना पड़ता है कि इस सिनेरियो में
वो कौन सा टॉपिक पूछ रहा है, दैट्स ऑल। और दूसरा काम क्या करना है, जो जिसमें एफर्ट लगेगा आपका जरूर, ये 30 चार्ट से बेटा याद करने पड़ेंगे। अब अगर आप ये याद कर लेते हैं और एक बार प्रॉपर ढंग से आपको ये हो जाता है कि हाँ ये तो हमें अच्छे से आते हैं, उसके बाद आपका ये पोर्शन तैयार है। उसके बाद आपको सिर्फ ये देखना है कि हमको घुमा फिरा के पूछता कैसे है, वो कितने तरीके से, वो वाला हमारा सेकंड पार्ट है कि एक बार हम पहले 1 महीने में इसको ढंग से तैयार कर लें, याद हो जाए हमें कंटेंट, फिर हम धीरे धीरे टेस्ट के रूप में, क्वेश्चन बैंक्स के रूप में इसको ये देखेंगे कि इस कंटेंट को किस किस तरीके से पूछा जाता है। वंस वी आर थोरो विद दिस, फिर हम बात करेंगे 1 महीने के बाद पूरा बैठ के EIS के ऊपर इस एटीट्यूड के साथ कि हाँ हमारे एग्जाम में एक बेसिक मार्क्स तो तैयार हो गए, अब देखते हैं EIS के अंदर किस किस तरीके से मार्क्स खड़े करने हैं। आइए SM पे वापस आते हैं। SM की हम बात करें, सिलेबस के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं कि सिलेबस किस तरह चलता है। बहुत ही सीक्वेंस में बनाया गया सिलेबस है। टोटल हमारे पास यहां 8 चैप्टर्स हैं। किस सीक्वेंस में बनाए गए हैं चैप्टर्स, ये एक फ्लो है बेटा पूरा के पूरे चैप्टर का। शुरुआत करेंगे हम चैप्टर 1 से, जो कि आपकी बात करता है इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। बिल्कुल बेसिक सी बातें हैं, टोटल 6 टॉपिक्स में समाया हुआ चैप्टर है। खास पेपर में पूछा जाने वाला इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं है जनरली, क्योंकि इंट्रोडक्शन बेस्ड है। स्टिल इसके अंदर 2-3 क्वेश्चन बनते हैं, SM की इंपॉर्टेंस क्या होती है, SM की लिमिटेशन क्या होती है, इस तरह की बातें वो देगा। इसके अंदर जैसे ही आप स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पे आएंगे ना बेटा, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की डेफिनेशन में वो आपको एक स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का प्रोसेस बताएगा, और यहां से आपके सिलेबस की शुरुआत हो जाती है। वो ये बताएगा कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की जब आप बात करते हैं तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट 5 स्टेप्स से बनी हुई चीज है। बेसिकली स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट बोलते हैं किसको है, उन्होंने कहा जी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्ट्रेटेजीज बनाने को, उसकी प्लानिंग करने को, स्ट्रेटेजीज को ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम एनालाइज करने को हम सिंपल भाषा में क्या बोल देते हैं, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट बोल देते हैं। वो पहले चैप्टर में ये बात डिस्कस कर लेता है और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की डेफिनेशन देते ही आपको स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का एक प्रोसेस सामने रख देता है, और वो प्रोसेस आपके पास 5 स्टेप्स का प्रोसेस होता है, जहां वो आपको बेसिकली कहता क्या है, ये प्रोसेस हमें टिप्स पे याद होना चाहिए, हमारा पूरा सिलेबस इस पे खड़ा हुआ है। वो कहता है जी सबसे पहला स्टेप होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसकी विजन सेट करना, उसकी मिशन स्टेटमेंट बनाना, उसके गोल्स और ऑब्जेक्टिव सेट करना। ये काम आपको करना पड़ता है, आपको देखना पड़ता है आप क्या अचीव करना चाहते हैं, उसके क्या तरीके रहेंगे, छोटे छोटे गोल्स में उसको डिवाइड कर लिया जाता है, ऑब्जेक्टिव्स में डिवाइड कर लिया जाता है। दूसरा, एक बार ये कर लिया जाता है, स्ट्रेटेजी बनाने से पहले आपको करनी पड़ती है एनवायरमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन एनालिसिस। अब ये एनवायरमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन एनालिसिस क्या होता है, इसको बेटा आप BCK में पढ़ के आते थे, इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरमेंट की स्टडी, जहां वो कुछ ऐसी बातें बोलते हैं कि जब आप एक्सटर्नल एनवायरमेंट की बात करोगे ना, तो यहां से आपको ऑर्गेनाइजेशन मार्केट में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स हैं वो निकल के दिखाई देंगे। जब आप ऑर्गेनाइजेशन की इंटरनल के बारे में चेक करोगे तो यहां से आपको स्ट्रेंथ और वीकनेसेस मिलेंगी, और इन दोनों को मिला के क्या कर लेना, वो स्वॉट एनालिसिस कर लेना। तो इस तरह की बातें यहां दी गई हैं, जहां पर वो स्वॉट एनालिसिस के अलावा और भी तरीके बताएगा कि बेसिकली कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एक स्ट्रेटेजी बनाने से पहले अपने विजन, मिशन, गोल्स सेट करेगी, एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एनालिसिस करेगी। तीसरी स्टेज पर वो आपके पास आएगा कि ये सब करने के बाद आप क्या करोगे, फॉर्मुलेशन ऑफ स्ट्रेटेजी करोगे। और यहां पर वो आपको 3 बातें बताता है कि जो ये स्ट्रेटेजीज बनाई जाती हैं ये 3 लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे बनेगी। एक सर टॉप लेवल होता है, उसको हम नाम दे देते हैं कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजीज, एक मिडिल लेवल होता है जिसको हम बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजीज बोलेंगे, और एक लास्ट हमारे पास फंक्शनल लेवल स्ट्रेटेजीज आएंगी। ये वो थर्ड पॉइंट टच करता है कि एक बार आप अपने विजन मिशन बना लेते हैं, उसके बाद अपने एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एनालिसिस कर लेते हैं, उसके बाद आपको स्ट्रेटेजीज बनानी पड़ेंगी, और वो स्ट्रेटेजीज ब्रॉडली 3 लेवल के ऊपर बनाई जाती हैं। चौथा, एक बार स्ट्रेटेजी बन गई, इस स्ट्रेटेजी का क्या करना पड़ता है, इंप्लीमेंटेशन करना पड़ता है, इंप्लीमेंटेशन एंड एग्जीक्यूशन। और लास्ट बात वो बोला कि उसने एक बार आप इंप्लीमेंटेशन कर लेते हैं, एग्जीक्यूशन कर लेते हैं, लास्ट हमारे इसके अंदर आता है इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल। सर ये बात है ना हमने ना कहीं उसमें भी पढ़ी थी, जहां आप 12th क्लास में एक फंक्शन पढ़ के आते थे, कंट्रोलिंग फंक्शन, याद है, कुछ ऐसा कुछ पढ़ाया जाता था, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग करके कुछ आता था। वहां वो बोला करता था जी होता क्या है, कंट्रोलिंग में आप कंपेयर करते हो अपने टारगेट्स के साथ अपनी एक्चुअल अचीवमेंट को, बीच में गैप्स आते हैं, उन गैप्स को फिल करने के लिए क्या करते हो, अपनी स्ट्रेटेजीज वगैरह को रिवाइज करते हो। यही बात उन्होंने लास्ट किसमें लिखी है, इवैल्यूएशन और कंट्रोल के अंदर। ये आपका है पूरा कोर्स, बस सर यही कोर्स है, इसको 8 चैप्टर्स में डिवाइड किया हुआ है। पहला तो इंट्रोडक्शन में खत्म हो गया चैप्टर। दूसरे चैप्टर में आपसे बात करता है इन डिटेल ये एनवायरमेंटल और ऑर्गेनाइजेशन एनालिसिस का, कि बेसिकली क्या क्या टेक्निक्स होती हैं जिससे एक ऑर्गेनाइजेशन अपनी इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरमेंट का जो है
एनालिसिस करती है। उसकी एक टेक्निक स्वॉट एनालिसिस है, एक ऐसी बेटा आती है टाउज मैट्रिक्स, स्वॉट को जंबल अप कर दिया, उसको टाउज बना दिया है। ऐसी कई नाम और आएंगे, एनसॉफ मैट्रिक्स और जीएम मॉडल। बेसिकली सबका तरीका, सबका बेसिक जिस्ट क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन अपनी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को और इंटरनल एनवायरनमेंट को क्या कर रही है, एनालाइज कर रही है। और क्यों कर रही है? ताकि उसके बेसिस पे क्या कर सके, स्ट्रेटेजीज बना सके। तो हुआ क्या, चैप्टर 2 में वो आपसे बात करेगा एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एनालिसिस के बारे में। चैप्टर 3 में बीच में वो वापस आता है इन चीजों के ऊपर कि ऑर्गेनाइजेशन की विजन क्या होती है, मिशन क्या होता है, गोल्स क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, बिल्कुल बेसिक बातें। फिर चैप्टर 4, 5, 6 से जहां से सबसे ज्यादा आपका पेपर आता है दिखाई देता है, वो इन टॉपिक्स पे आ जाता है जिनके ऊपर हम बड़े अच्छे से टाइम लगाएंगे। कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजीज क्या होती हैं, बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजीज क्या होती हैं, फंक्शनल लेवल स्ट्रेटेजीज क्या होती हैं। एक बार इनको फटाफट हम एक बार डिस्कस ही कर लेते हैं ताकि पहले दिन में एक आइडिया लग जाए। सबसे पहले आपके चैप्टर 4 में आएगा, जैसे 4 श्योर पेपर में कोई ना कोई क्वेश्चन मिलेगा, कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजीज क्या होती हैं। कॉर्पोरेट लेवल समझते हैं सर, ऑर्गेनाइजेशन का टॉप मोस्ट लेवल, जिसके नीचे आप समझते हैं कई सारे बिजनेसेस चल रहे होंगे। मान लीजिए बेटा मैं एक बार टाटा का एग्जांपल ले लूं, वो कई तरह के बिजनेस करते हैं। वो स्टील सेक्टर के अंदर है, वो टेलीकॉम सेक्टर में है, वो एफएमसीजी सेक्टर में है, कई जगह काम करते हैं। वो कहते हैं जी एक स्ट्रेटेजी बनाई जाती है इस लेवल पर, टॉप लेवल पर बिल्कुल, जहां पर वो सारे बिजनेस के साथ स्ट्रेटेजी बनाते हैं। फिर होता क्या है, इसके नीचे कई सारे बिजनेस होते हैं। मान लीजिए हम स्टील की बात कर लें, मान लीजिए हम इसके अंदर टेलीकम्युनिकेशन की बात कर लें, तो हमने कहा जी ये माना जाता है बिजनेस लेवल कि एक पर्टिकुलर बिजनेस के लेवल पर स्ट्रेटेजी बनेगी। और इस बिजनेस के नीचे क्या होता है, फिर हर बिजनेस में ना सर कई तरह के फंक्शंस परफॉर्म हो रहे होते हैं, जैसे परचेज, सेल्स, प्रोडक्शन, एचआर, इसको हम बोलते हैं फंक्शनल लेवल स्ट्रेटेजीज। तो इन्होंने बेसिकली 3 बातें आपको ये बोली हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटेजीज 3 लेवल पे बनेगी, और इन तीनों को उठा के अलग अलग क्या बना दिया है, चैप्टर बना दिए हैं पूरे पूरे कि फंक्शनल लेवल स्ट्रेटेजीज क्या क्या होती हैं, बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजीज क्या क्या होती हैं, और फंक्शनल लेवल क्या क्या होती हैं। फंक्शनल लेवल तो बेटा नाम ही बता रहा है, वो स्ट्रेटेजीज जो एक पर्टिकुलर फंक्शन के लिए बनाए जाते हैं। इसमें वो कई सारी पढ़ाएगा आपको, प्रोडक्शन स्ट्रेटेजीज के बारे में बताएगा, R&D के बारे में बताएगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स के बारे में बताएगा, इस तरह की बातें करेगा। यानी कि मैक्सिमम स्ट्रेटेजी उन्होंने यहां कवर किया, 7-8 स्ट्रेटेजीज कवर करी हैं जो फंक्शन ही बता देंगी। फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी क्या होती है सर, फाइनेंस के बेसिस पैसा आएगा कहां से, खर्च कैसे किया जाएगा, इस तरह की बातें होंगी। कॉर्पोरेट लेवल की आप बात करें तो उन्होंने कहा जी कॉर्पोरेट लेवल पर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ना ब्रॉडली 4 तरह की स्ट्रेटेजी होती है, इसमें से वो बहुत क्वेश्चन पूछता है। इनफैक्ट तीनों चैप्टर से आएगा क्वेश्चन इसके अंदर। उन्होंने कहा अगर आप कॉर्पोरेट लेवल की बात करो ना तो 4 ब्रॉड स्ट्रेटेजीज हैं जो काम करती हैं। एक स्टेबिलिटी, दूसरी ग्रोथ, तीसरी आपकी रिट्रेंचमेंट, और चौथा आपका कॉम्बिनेशन। अब ये वर्ड्स मैं पहले दिन ही क्लियर कर देना चाहता हूं ताकि हमारा आधा कोर्स का जो कंटेंट है वो यहीं से खत्म हो जाए। उन्होंने कहा जी कॉर्पोरेट लेवल पर यानी कि बिल्कुल टॉप लेवल पर जब स्ट्रेटेजी बनाई जाती है ना तो वो 4 तरह की हो सकती है। एक उसने नाम दिया स्टेबिलिटी। ये स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है? उन्होंने कहा जी स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी का मतलब वो होता है जहां पर एक ऑर्गेनाइजेशन जितना उसने अचीव कर लिया है ना बस उतना ही अपने पास बनाए रखना चाहती है। यानी कि सर बेसिकली वो ग्रोथ इंसेंटिव नहीं रखती है, वो ये नहीं चाहती होती मुझे नए शॉप्स खोलने हैं, मुझे बिजनेस को आगे बढ़ाना है। वो ये चाहता होता है कि भगवान की दुआ से अभी तक बहुत फैला लिया काम को, अब बस जितना फैला हुआ है ना, जितना मेरे पास कस्टमर बेस है ना, जितनी मेरी सेल्स है ना, जितनी मेरे प्रॉफिट्स है ना, बस ये बने रहे। हमने कहा जी ऐसी स्ट्रेटेजी कोई क्यों फॉलो करता है, स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी कोई क्यों फॉलो करेगा? उन्होंने कहा जी इसके कई कारण होते हैं। नंबर 1, कई बार मार्केट ऐसी होती है जहां रिसेशन चल रहा होता है। बेटा लॉकडाउन का टाइम बेस्ट एग्जांपल था हमारे टाइम पे। ऐसे टाइम पर कोई सपने देख रहा था हमारा बिजनेस बढ़ जाए? नहीं, हर बंदे का क्या सपना था? बचा रहे, कि हम इस टाइम को किसी तरह काट दें बस कि हमारा काम चलता रहे। इसको स्ट्रेटेजी को क्या बोलते हैं? स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी। सिंपल भाषा में समझने को ज्यादा आसानी आएगी, वहां उन्होंने अंग्रेजी के पन्ने भर रखे हैं कि स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी क्या होती है। वो याद करेंगे क्योंकि लिखना तो वही है, लेकिन रियलिटी में बेसिकली वो क्या कहना शुरू कर रहा है कि वो स्ट्रेटेजी जहां पर आप जितना है बस उतना बचाए रखना चाहते होते हो उसको क्या बोलते हैं? स्टेबिलिटी। उसने कहा जी एक तरीका इसका रीजन ये होता है कि मार्केट आपको अलाउ ही क्या कर रही होती है? स्टेबिलिटी करने की, क्योंकि वहां ग्रोथ के ऑब्जेक्ट स्कोप ही नहीं बचता, ऑप्शन ही नहीं बचता, लोगों का बिजनेस बंद हो रहा होता है। आप ये सपने रख ही नहीं सकते कि मेरा बढ़ जाएगा, आपको स्टेबिलिटी ही करनी पड़ती है। दूसरा उन्होंने कहा जी कई बार स्टेबिलिटी वहां की जाती है जहां पर ना आपने रैपिड एक्सपेंशन की है। आपने बिजनेस ऐसा किया कि पिछले 2 साल में आपने अपना बिजनेस 2 गुना कर दिया, 10 नई फैक्ट्रियां खड़ी कर दी। उसके बाद होता क्या बेटा, जब एक बिजनेसमैन रैपिड एक्सपेंशन करता है ना, उसको ना चाहते हुए भी कुछ समय क्या करना पड़ता है? स्टेबिलिटी। क्योंकि आप समझेंगे अगर आप 10 नई फैक्ट्रियां खड़ी कर देंगे ना तो फिर आपको 2 साल पहले उन 10 फैक्ट्रियों को इस लायक बनाना पड़ेगा
कि वो प्रॉफिटेबिलिटी ला दें। उसके बाद आप सोचोगे कि 11वीं खड़ी करूं। अगर आप लगातार खोलते चले जाओगे तो पता होगा क्या, एक समय बाद तो फंड्स ही खत्म हो जाएंगे, मतलब लिमिटेड फंड्स के साथ बंदा जीतता है। तो उन्होंने कहा जी दूसरा तरीका जहां स्टेबिलिटी होती है, एक तो होगा जहां आपको रिसेशन में दिखाई देगा, दूसरा आपको वहां दिखाई देगा जहां पर बिजनेस ने जो है रैपिड एक्सपेंशन की है और इस वजह से क्या हो रहा है, वो स्टेबिलिटी चाह रही है कि थोड़ा समय के लिए आप स्टेबिलिटी करते हैं। और तीसरा उन्होंने कहा जी ऐसा बिजनेस जो ना अपनी मेच्योरिटी स्टेज पर पहुंच गया। मेच्योरिटी से का मतलब क्या होता है, एक होता है क्या बेटा, आपको मुझे पता नहीं फाउंड में पढ़ाते थे कि नहीं, इस तरह के ना एक लाइफ साइकिल पढ़ाई जाती है प्रोडक्ट की। स्टार्टिंग में होता है क्या, एक इंट्रोडक्शन फेज होती है, फिर एकदम ग्रोथ फेज आती है जहां पर लोग आपके प्रोडक्ट के दीवाने हो चुके होते हैं, आपके प्रोडक्ट लेने इधर कहते हैं ना पीक चल रहा होता है बिजनेस का। फिर होता है क्या बेटा, एक ऐसी स्टेज आती है जहां ना आपका प्रोडक्ट ना एक हाईएस्ट लेवल पे पहुंच गया होता है। आपको पता होता है अब इससे ज्यादा डिमांड में मार्केट में क्रिएट नहीं कर पाऊंगा अपने प्रोडक्ट की, क्योंकि अब हर कोई मेरे प्रोडक्ट के बारे में जानता है, हर कोई मेरे प्रोडक्ट को पहचानता है, उसको टेस्ट करता है। मैं एग्जांपल देता हूं बेटा, नेस्ले की मैगी, वो ना मैच्योरिटी स्टेज पर है। अब वो जितना मर्जी कोशिश कर लें, इससे ज्यादा सेल नहीं कर सकते। बच्चा बच्चा जानता है, टेस्ट पता है, आपको पता है इतनी बिकेगी। अब उसकी नेचुरल ग्रोथ क्या है, भारत की जनसंख्या, बच्चा पैदा होता रहता है, मैगी खाता रहता है। अब वो जितनी मर्जी ऐड कर लें, जो मर्जी कर लें, उससे ऊपर वो ग्रोथ नहीं कर सकते। इसको बोलते हैं मैच्योरिटी स्टेज। यहां पर आके मैगी क्या चाहती होगी, स्टेबिलिटी, कि जो बेच रही हूं उतना हर साल बेचती रहूं, उससे क्या होगा, इसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेटेजी के लिए स्टेबिलिटी। तो तीन बातें उन्होंने बोली कि एक आपकी स्ट्रेटेजी फॉलो होती है जब हो ही रिसेशन, दूसरा आपने बड़ी जबरदस्त ग्रोथ की है इसलिए थोड़ा देर आराम करना चाहते हो, स्टेबिलिटी। तीसरा सर प्रोडक्ट ही ऐसी स्टेज पे पहुंच गया है कि इसके अंदर अब ग्रोथ लाई नहीं जा सकती, तो भी क्या होता है, स्टेबिलिटी। तो ये उन्होंने एक ये बताई। दूसरे नंबर पर वो आए, उन्होंने कहा जी दूसरी स्ट्रेटेजी क्या होती है, ग्रोथ स्ट्रेटेजी। नाम ही बता रही है सर, ज्यादातर बिजनेस क्या करना चाहते होते हैं, ग्रो करना चाहते होते हैं, नई इन्वेस्टमेंट डालते हैं, नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करते हैं, नई सर्विसेज लॉन्च करते हैं, प्रोडक्ट्स चेंज करते हैं, डिजाइन बदलते हैं। पर्पस क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा डिमांड क्रिएट करना, ऑब्वियसली ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी मांगती है और स्टेबिलिटी से ज्यादा रिस्की भी होती है, क्योंकि आप समझेंगे यहां कई बार आप ऐसे प्रोडक्ट्स में घुस जाते हैं, ऐसे बिजनेसेस में घुस जाते हैं जो आपको सूट नहीं करते। आपको लग रहा होता है कि हम शायद इस फील्ड में एक्सपीरियंस नहीं रखते, इस वजह से कई बार इनमें नुकसान भी होते हैं। तो इन्होंने एग्जांपल दिया ग्रोथ स्ट्रेटेजी का। तीसरा उन्होंने नाम रखा रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटेजी। अब ये क्या होती है, उन्होंने कहा जी ये होती है ग्रोथ की उल्टी। मैंने कहा जी ग्रोथ की उल्टी, उन्होंने कहा जी ग्रोथ में लोग नए बिजनेस खोलते हैं, रिट्रेंचमेंट में ना लोग कुछ बिजनेस बंद कर देते हैं। मैंने कहा जी ये कैसी स्ट्रेटेजी होती है, उन्होंने कहा ये स्ट्रेटेजी भी अपनानी पड़ती है। मैंने कहा क्यों, वो कहते हैं जब कई बार आप ज्यादा बिजनेस फैला देते हो ना और लास्ट में आप ओवरऑल बैठते हो, तो आपको ये एनालाइज होता है कि कुछ बिजनेस का कमाया हुआ प्रॉफिट बाकी बिजनेस खा जाते हैं उल्टा, क्योंकि वहां क्या होता है, लॉस होता है। जब का टोटल मारते हो तो आपको लगता है मैं 6 बिजनेस में कमा रहा हूं, 4 में इतना लॉस जनरेट कर देता हूं कि नेट लास्ट में मेरे पास क्या रह जाता है, लॉस रह जाता है। और इस जगहों पर फिर बिजनेसमैन क्या करना कोशिश करता है, जैसे कहते हैं ना बिजनेस में सेंटिमेंट नहीं होने चाहिए। जैसे बेटा टाटा के बारे में बोला था, टाटा ने नैनो कार लाया था, उसका ड्रीम प्रोजेक्ट था, लेकिन अटर फ्लॉप रहा भारत के अंदर, लोगों ने खरीदा ही नहीं। शायद उसको लग रहा था भारत में सस्ती कर देंगे गाड़ियां तो खरीदेंगे, उनको क्या पता भारत के लोग सस्ती नहीं है गाड़ी इसलिए खरीदते हैं, अगर सस्ती खरीदनी थी तो उल्टा बंदे को बेइज्जती लगती थी कि मैं क्यों खरीद के घूम रहा हूं इसको। तो हुआ क्या, वो चली नहीं। अब अभी तक एग्जांपल दिया था बेटा, टाटा एक नैनो जैसे प्रोजेक्ट के साथ कई साल अटका रहा, क्योंकि रीजन क्या था, उसके साथ इमोशंस अटैच थे उसके, कि नहीं मेरा पिताजी के सपना था कि हमारे देश के अंदर ऐसी गाड़ी लाएंगे जो सस्ते में बिकेगी, इस चक्कर में वो क्या रहे, अटके रहे। लेकिन सारे मैनेजमेंट ग्रुप क्या बोलते थे, इसको जितनी जल्दी बंद कर दोगे उतना अच्छा, क्योंकि हो क्या रहा था, टाटा उसको 10 साल और भी चला सकता है, बहुत पैसा है उनके पास। लेकिन बेटा बिजनेस माइंड से देखा जाए तो आप बेसिकली कर क्या रहे हो, अपने एक बिजनेस को दूसरे बिजनेस के पैसे के थ्रू पाल रहे हो, सिंपल भाषा में बोलो तो। हमने कहा जी ऐसे टाइम पर जनरली क्या किया जाता है, रिट्रेंचमेंट की जाती है, जहां पर उन चीजों को छांट दिया जाता है। इसको हम कहते हैं ना कि जब पेड़ उल्टे सीधे तरीके से फैल जाता है तो लास्ट में क्या करते हैं, उसको आगे काट के शेप में दे देते हैं। उन्होंने कहा जी आपके बिजनेस को जब आप शेप में देते हैं, वो वाले बिजनेसेस वो वाले पार्ट्स निकाल कर बाहर करते हैं जो लॉस मेकिंग है, उसको हम क्या नाम दे देते हैं, रिट्रेंचमेंट। और लास्ट में उन्होंने एक बात लिखी बड़ी समझदारी वाली, उन्होंने कहा जी देखिए कोई भी बिजनेस होगा ना, वो कभी भी एक टाइम पर एक स्ट्रेटेजी फॉलो नहीं कर रहा होगा। मैंने कहा क्यों, मैंने कहा जी मान लीजिए रिलायंस है, वो कितने बिजनेस करता है, वो ऑयल के सेक्टर में है, वो एफएमसीजी के सेक्टर में है, वो टेलीकॉम के सेक्टर में है, वो रिटेल के सेक्टर में है। आपको लगता है वो हर जगह एक स्ट्रेटेजी फॉलो करता है क्या, उसकी रिलायंस जियो की स्ट्रेटेजी और उसके रिलायंस के ऑयल की स्ट्रेटेजी एक है? नहीं सर, ऑयल में वो ये कह लीजिए लीडर है इस समय, उसको वहां पर शायद स्टेबिलिटी की जरूरत है,
लेकिन सर जब वो जियो के अंदर आया तो वो क्या कर रहा था, वो ग्रोथ स्ट्रेटेजी कर रहा था, वो आपको फ्री में सामान बांट रहा था, क्योंकि समझ आ रहा था कि फिलहाल अभी पर्पस क्या है, कस्टमर के पास पहुंचना है। उसने लास्ट में बिल्कुल सही बात लिखी, उसने कहा जी बड़े बड़े बिजनेसेस जनरली क्या करते हैं, एक टाइम पर इन तीनों स्ट्रेटेजीज के कॉम्बिनेशन को फॉलो करते हैं, कुछ बिजनेस के लिए कुछ फॉलो करते हैं, कुछ बिजनेस के लिए कुछ। ही आपका चैप्टर 4 का बेटा इन शॉर्ट समरी हो गई। चैप्टर 1 का हमने इंट्रोडक्शन देख लिया, चैप्टर 2 में वो आपसे बात कर रहा है आपके एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एनालिसिस की, 3 में वो आपसे बात करेगा विजन मिशन, जो हमने पहला पॉइंट लिखा, चौथे में वो आ जाएगा आपके पास कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी के ऊपर। बस ये 4 स्ट्रेटेजी डिस्कस करेगा वहां पर। फिर हम आ जाएंगे 5वें चैप्टर के ऊपर, जहां हम बात करेंगे बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजीज के बारे में। अब यहां अगर आप बात करेंगे तो 3 छोटे छोटे स्ट्रेटेजीज दी हुई हैं। अगेन पेपर में फॉर श्योर क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा तीनों में से किसी एक में। इसका प्रोडक्ट ये फायदा ये है कि सिलेबस बहुत लिमिटेड सा है, आपको पता होता है क्वेश्चन आना ही आना है इसके अंदर से। अगेन उसने बिजनेस लेवल पर क्या बोला, उसने कहा जी बिजनेस लेवल के ऊपर आपके पास 3 स्ट्रेटेजीज हैं, एक कॉस्ट लीडरशिप, दूसरी डिफरेंशिएशन, तीसरी फोकस। क्या है ये स्ट्रेटेजी, नाम ही बता रहे हैं, बताने की जरूरत ही नहीं है मुझे। उन्होंने कहा जी अब हम ना टॉप लेवल से हट गए हैं, अब हम बिजनेस पे आ गए हैं। जब आप बिजनेस की बात करोगे तो बिजनेस चलाने के लिए, क्योंकि आप अपने कॉम्प्यूटर से डील कर रहे होगे, मान लो मैं रिलायंस जियो हूं, मुझे अब फिलहाल कोई लेना देना नहीं है कि मेरी कंपनी क्या कुछ करती है, मुझे इतना पता है कि मेरे मार्केट में 4 कॉम्पिटिटर हैं, मुझे इनसे डील करना है। अब उनसे डील करने के बेटा मार्केट में ना 3 तरीके होते हैं, एक अपने प्रोडक्ट को बहुत अच्छा बना दो, वो आसपास ही ना टिके। दूसरा, सर प्रोडक्ट तो सेम है, सस्ता बेच दो मार्केट में, जो रिलायंस जियो ने किया, आगे कुछ नया तो दिया नहीं था मार्केट में, फोन कॉल ही दे रहा था आपको जो बाकी भी दे रहे थे, लेकिन आके मार्केट में क्यों फैला, कॉस्ट लीडरशिप। उसने क्या कहा, मैं कॉम्पिटिटर से सस्ता बेचूंगा। और बेटा ऐसे करने वाले जो व्यक्ति होते हैं वो मार्केट में बेसिकली किस इंटेंशन से आते हैं, ग्रोथ से आते हैं। क्या वो ये मान के बैठे होते हैं कि मैं हमेशा सस्ता बेचूंगा, नहीं, वो क्या कह रहे होते हैं, अभी सस्ता बेचूंगा और धीरे धीरे क्या होगा, मेरे कॉम्पिटिटर इस प्राइस पर नहीं बेच पाएंगे, उनको लॉस होगा, वो छोड़ के चले जाएंगे, एक बार उनको जाने दो मार्केट से, फिर देखता हूं उन कस्टमर्स को। रियलिटी तो बेटा यही है, आपको भी पता है पहले दिन से कि रिलायंस आया तो मार्केट में इसी इंटेंशन से है कि धीरे धीरे वो क्या कर रहा है, सबको साफ करता जा रहा है, और कर ही दिया प्रैक्टिकली, आपके सामने कहानी है। आज के डेट में अगर आप सिम लेने जाएंगे तो आपको मार्केट में 3 ऑप्शन है, या आप रिलायंस जियो लोगे, या आप एयरटेल लोगे, या आप वो वोडाफोन और आइडिया जो आजकल कॉम्बिनेशन वीआई करके बना रहे हैं, चौथा बीएसएनएल आखिरी सांसें भर रहे हैं अपनी, वो बस कहने को है, लेता कौन है उनको। तो सर प्रैक्टिकली 3 रह गए। जब ये आए थे पता है कितने प्लेयर थे मार्केट के अंदर, लाइन लगी पड़ी थी बेटा, पता नहीं कितनी चीजें छोटी छोटी कंपनियां आ गई थी, ऐसा नहीं है बुरी चल रही थी, रीजन वाइज काफी अच्छी चलती थी। एयरसेल करके कंपनी थी, वर्जिन मोबाइल करके कंपनी थी, पता नहीं कितने मोबाइल आ गए थे, पता चलता था कोई दिल्ली में अच्छा चलता है, कोई पंजाब में अच्छा चलता है, कोई उत्तराखंड में अच्छा चलता है, लेकिन कंपटीशन था। इसने आके किया क्या, कॉस्ट लीडरशिप, पॉकेट्स बड़ी थी, सस्ता बेच सकता था। आप अपने कॉम्पिटिटर्स को अनप्राइस पे कट करते हो इस इंटेंशन के साथ कि वो इस प्राइस को नहीं अचीव करेंगे, मैं ज्यादा सेल करूंगा और क्या कर जाऊंगा, अल्टीमेटली कॉम्पिटिटर को मार्केट से निकाल दूंगा। रिस्क क्या है, कॉम्पिटिटर भी अगर आप जैसा निकला तो, जो हुआ इनके साथ, इनको उम्मीद नहीं थी बेटा एयरटेल के पॉकेट्स इतने बड़े हैं, उनको क्या लगा कि हम कम करेंगे, ये अंत में हार मानेगा, उसने कहा तू कम करेगा मैं भी कम करूंगा। जब ऐसी इंडस्ट्री हो जाती है फिर दिक्कत क्या होती है, जो अभी हो रखी है सर, सारी कंपनियां किसमें रहती हैं, लॉस में। चलते रहो, बिजनेस चलाए रखो, ऐसे कब तक चलाओगे, ये अल्टीमेटली तो प्रॉफिटेबिलिटी चाहिए। इसका रिस्क क्या हुआ कि अगर आप कॉस्ट लीडरशिप करने आओगे तो आप ये एक्सपेक्ट करके आ रहे होते हो कि मेरा कॉम्पिटिटर इस प्राइस पे नहीं बेच सकता, अगर वो उस प्राइस पे आ गया पर ना आप कमाने वाले हो ना वो कमाने वाले। और दिक्कत पता क्या है उस केस में, उसके पास बेटा पुराना कस्टमर खड़ा है, अगर वो सस्ता देगा तो कोई कारण नहीं है उसका कस्टमर टूट के क्या होगा, आपके पास आएगा। और जियो के पास बेटा मैक्सिमम प्रॉब्लम पता क्या आई, लोगों ने जियो लिया लेकिन एयरटेल छोड़ा नहीं, सबके पास क्या था, दूसरा सिम, आपने उसको दूसरा सिम बना दिया, और ये प्रॉब्लम आई कि उससे हुआ क्या, मार्केट एयरटेल की भी आज वहीं की वहीं खड़ी है, उसमें कोई गैप नहीं है। ठीक है 10-15% ऊपर नीचे होती रहती है, दूसरे दिन लोग कहते हैं इसमें सिग्नल नहीं आता, उसमें नहीं आता, रियलिटी है किसी में भी नहीं आता, तो पॉइंट यह, लेकिन आप बदलते रहते हो उसको। तो लेकिन जो जियो का असली ऑब्जेक्टिव था वो अचीव नहीं हो पाया, क्योंकि हुआ क्या, सामने से एयरटेल ने क्या किया, रिटेलिएट किया। तो ये आपके यहाँ डिसएडवांटेज है, बहुत आपको बात पढ़ाएगा कि कॉस्ट लीडरशिप का सबसे बड़ा रिस्क क्या होता है।
कॉम्पिटिटर की रिटेलिएशन। अच्छा, दूसरा, इस मोह माया से ऊपर, प्राइस से ऊपर एक और चीज होती है, डिफरेंशिएशन। बेस्ट एग्जांपल एप्पल। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता वो 70 का है, 80 का है, लाख का है, 1 20 का है। एक समय के बाद ना बच्चे ने मोह माया छोड़ दिया, वो कहता है महंगा है, बस पता नहीं कितना महंगा है। तो आप समझेंगे आज का शायद लाख रुपए से भी ऊपर चला गया जो आईफोन 13 आया हुआ है मार्केट के अंदर। जो यूज भी कर रहे हैं और जो नहीं भी सपने देख रहे हैं, बेटा दिल पे हाथ रख के बताओ क्या एक्चुअल में डिफरेंस होता है? नहीं सर, एक्चुअल में इतना नहीं होता कि एक 20,000 वाली जगह कितने का बेच दो, 1 लाख रुपए में। ये होती है दूसरी स्ट्रेटेजी, जहां आप कहते हैं प्राइस को 10 मिनट के लिए रख साइड, मैं अपने प्रोडक्ट को ऐसी इमेज दूंगा कि कस्टमर ये पूछेगा ही नहीं ये कितने का है, वो ये देखेगा मुझे क्या चाहिए, मुझे यही चाहिए। और इसके बेटा डिफरेंशिएशन है कई जगह होती है, आपने मोबाइल सेक्टर में देख ली, रेस्टोरेंट से बहुत करते हैं। कई रेस्टोरेंट से आपको पता है वहां प्राइसिंग का कोई हिसाब किताब ही नहीं है। वहां जाकर आप एक उनसे कहते हो जी एक दाल लेनी है, वो कहता है 800 रुपए की। मैं है तो 800 रुपए की एक दाल खिलाएगा, वो कहता है तुम रोटी मांग के देखो 225 रुपए की दूंगा। बेटा अभी परसों में होके आया हूं, आप साइबर हब चले जाओ, भरे पड़े हैं ऐसे, वहां 200 रुपए की रोटियां बेच रहे हैं लोगों को बैठ के। आप उसे कहते हो जी एक रोटी और, मैंने कहा ले आ, बेटा वो ले आता है, बिल में 200 रुपए, साथ में सर्विस टैक्स और लगाता है 25 रुपए का, 225 रुपए की रोटी सामने रख देता है, लो खा लो। अब दिक्कत क्या, खाते खाते थोड़ी सी नीचे गिर जाए ना, बंदा कहता है 225 रुपए की रोटी खिलाई तूने मेरी, तब समझेंगे ये क्या है, कुछ अलग हो रहा है। नहीं, डिफरेंशिएशन। वो सिर्फ क्या करते हैं, मार्केट में एक माहौल बनाते हैं इस तरह का कि हमारा प्रोडक्ट क्या है बाकियों से अलग है। होटल्स का ये हाल है, आप प्रैक्टिकली देखते हैं कई होटल्स हैं जो 5 स्टार से भी ऊपर कैटेगरी में चले गए, अब वो 7 स्टार में पहुंच चुके हैं। रीजन डिफरेंशिएशन, बिकॉज कस्टमर को ऐसा परसीव होता है कि ये क्या है, ये बाकियों से डिफरेंट है। तो सेकंड स्ट्रेटेजी उन्होंने क्या रखी कि अगर आप प्राइस से नहीं लड़ना चाहते तो आप डिफरेंशिएशन पे चले जाओ। लेकिन डिफरेंशिएशन में भी अगेन रिस्क क्या है, एक आपकी डिफरेंशिएशन को कॉम्पिटिटर कंपीट कर सकता है। मार्केट में एप्पल के साथ होते हुए देख रहे हैं बेटा, OnePlus उसने मार्केट खाई आके, क्योंकि उसने क्या दिखाना शुरू किया, यही फीचर्स कम दाम में दिए जा सकते होते हैं, तो वो हो सकता है। दूसरा उन्होंने क्या कहा जी, कई बार क्या होता है, ठीक है डिफरेंशिएशन होती है, ठीक है आप बाकियों से अलग होते हो, लेकिन जिस चीज को कस्टमर अलग मान रहा होता है ना, वो उसको कुछ समय बाद अलग मानना बंद कर देता है। मैंने कहा जी मतलब, वो कहता है जी देखिए जितना मर्जी अमीर व्यक्ति हो ना, वो एक बार 200 रुपए वाली रोटी वाले रेस्टोरेंट में जाएगा, 2 बार जाएगा, तीसरी बार वो भी क्या कहेगा, बस यार बहुत हो गया, इससे ज्यादा नहीं जाऊंगा। तो आप समझेंगे ऐसी होटल्स की कहानी होती है। उन्होंने कहा जी डिफरेंशिएशन में प्रॉब्लम क्या है, कस्टमर कुछ समय तक उस महंगे प्राइस को अफोर्ड करता है, कुछ समय तक उस महंगे प्राइस के पीछे भागता है, इवेंचुअली क्या करना शुरू कर देता है, वो धीरे 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 उस डिफरेंशिएशन का जो जिसको वो अलगपन मानता था ना, उसको खत्म करना, उसको एक तरह से इमेज खत्म हो जाती है, या उसको कॉम्पिटिटर आ जाता है जो सस्ते में देना शुरू कर देता है, डिफरेंशिएशन धीरे धीरे फेड आउट करती है। सिंपल भाषा में इसको रखते हैं, डिफरेंशिएशन को लॉन्ग टर्म तक बनाए रखना बड़ा मुश्किल होता है। जैसे कॉस्ट लीडरशिप को लॉन्ग टर्म तक ले जाना मुश्किल होता है क्योंकि वो आपकी जेब खा रही होती है, डिफरेंशिएशन को लॉन्ग टर्म तक बनाए रखना इसलिए मुश्किल होता है, या तो कॉम्पिटिटर आके उस डिफरेंशिएशन को खत्म करेगा या कस्टमर ही उसको परसीव करना बंद कर देगा। और लास्ट उन्होंने बात लिखी तीसरी, इस सब मोह माया से अलग, उन्होंने कहा जी फोकस स्ट्रेटेजी। ये फोकस स्ट्रेटेजी क्या होती है, इसका बेस्ट एग्जांपल है, उन्होंने कहा जी कई बार क्या होता है, आप लोग ना सारी मार्केट को टारगेट ही नहीं बनाते। मैंने कहा जी सारी मार्केट को टारगेट ही बनाते, उसका मतलब क्या है, वो कहते हैं जी आप ना मार्केट में से क्या करते हो, एक छोटा सा टुकड़ा उठाते हो और कहते हो कि इनकी डिमांड कोई पूरी नहीं कर रहा, मैं सिर्फ इनकी डिमांड पूरी करूंगा। मैंने कहा जी कैसे, बेटा ये वैसे था जैसे आज से आप 10 साल पहले चले जाएं, हमारे देश में ना टीवी चैनल्स की भरमार थी, स्टार प्लस, सोनी प्लस, जी पता नहीं कितने से थे, लेकिन सब में शाम को घिसा पिटा एक ही चीज आती थी, सास बहू सीरियल्स। फिर एक आपकी जनरेशन जैसा, जब हम उस आपकी उम्र के थे, हम अपनी जिंदगी से बहुत परेशान थे, तब तो बड़े स्मार्टफोन भी नहीं होते थे, पुराने फोन होते थे। सोचो क्या करते होंगे, रात को 9 बजे बैठ के वो सास भी कभी बहू देख रहे होते थे, कोई चाह ही नहीं है कि वो टीवी को चाहता ही नहीं। इस बात को रियलाइज किया टीवी चैनल्स ने कि मार्केट में एक ऐसा सेगमेंट है जो इस चीज से खुश नहीं है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने सिर्फ यूथ सेंट्रिक चैनल बनाने शुरू किए। सबसे पहले आया था MTV, उस पर वो बकवास रोडी शुरू हुआ था सबसे पहले, कितने सीजन काट गया, बच्चे पागल थे हमारी उम्र के उस समय में। उसके बाद फिर वी आया, उसके बाद फिर बिंदास आया, अब तो इतने हो गए कि वो खत्म ही हो गया। ऐसे एग्जांपल और देता हूं, कॉस्मेटिक सेक्टर था बेटा, कॉस्मेटिक सेक्टर ना प्राइमरली फीमेल बेस्ड सेक्टर माना जाता है।
बेचारे लड़के परेशान, मन तो अंदर से करता था क्रीम लगाने का, रियलिटी। ठीक है जी। हुआ क्या बेटा, इमामी आया फेयर एंड हैंडसम क्रीम लेके, शाहरुख खान से करा दी उसने ऐड उसकी। हुआ क्या, मार्केट चल पड़ी। इस रीजन क्या है, क्या उसने कुछ नया किया? नहीं, उसने सिर्फ मार्केट का एक ऐसा सेगमेंट ढूंढा जो वो कह रहा था जिसकी डिमांड है। उस बेचारे को कोई पूछ नहीं रहा, उसको सिर्फ पूछने की जरूरत है। और आज की डेट में बेटा मेल कॉस्मेटिक्स का सेगमेंट फीमेल से ज्यादा चलता है। कभी आपको ये बात वो हो, फीमेल उतना पैसा खर्च नहीं करती मैं अपने साजो श्रृंगार के ऊपर जितना मेल सैलून में जाकर देखो लड़के लगे पड़े होते हैं। तो आप समझेंगे प्रोडक्ट्स की कोई कमी नहीं है मार्केट के अंदर। तो होता क्या है लेकिन इस फोकस स्ट्रेटजी में प्रॉब्लम क्या है सर, जैसे ही आप उस सेगमेंट को ढूंढते हो ना, आप थोड़ा सा वहां कमाते हो, सारे वहां भाग के आते हैं। तो आपकी मेहनत को कौन खाता है? दूसरा प्लेयर। क्योंकि ढूंढना किसका काम होता है? किसी एक प्लेयर का, जो ये कहता है कि हाँ इस चीज की जरूरत है। लेकिन जैसे ही वो चल जाती है, रिस्क आप लेते हो, लेकिन बाकी लोग आके क्या करते हैं, उस मार्केट में आके आपका जो सुपर प्रॉफिट्स की फिगर थी उसको खत्म कर देते हैं। वो आके कहां ला देते हैं? नॉर्मल पर। तो 3 बिजनेस बताया कि बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी होती है, एक कॉस्ट लीडरशिप, एक डिफरेंशिएशन और एक फोकस। 6 चैप्टर पर आ जाए। फंक्शनल लेवल बेटा ज्यादा बताने लायक नहीं है, सिर्फ कुछ नाम बता दूंगा जो यहां पढ़ाएगा। एक आपको फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी की बात करेगा, नाम ही बता रहा है क्या होता है। प्रोडक्शन स्ट्रेटेजी की बात करेगा, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी की बात करेगा। यहां वो मार्केटिंग मिक्स करके एक टॉपिक देगा, शायद आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, 4 P's ऑफ मार्केटिंग, 12th क्लास, प्रोडक्ट, प्राइस, वो सब वो दोबारा पढ़ाएगा। उसके बाद सर दोबारा बात करेंगे फाइनेंशियल, प्रोडक्शन, मार्केटिंग हो गया, और हमारे पास R&D है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इस तरह की स्ट्रेटेजीज के अंदर दी हुई है, अपने आप में एक्सप्लेन करने वाला कुछ नहीं है, वहीं पे बात करेंगे। अच्छा, एक बार आपने सिर्फ सारी टाइप्स ऑफ स्ट्रेटेजीज कर ली, 7 चैप्टर आप आएंगे, वो आपसे बात करेगा इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रेटेजी की। जब आप यहां इंप्लीमेंटेशन की बात करेंगे, इंप्लीमेंटेशन में उसने 3 टॉपिक मेनली कवर किए हैं कि जब आप स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट करने की जरूरत लगाएंगे तो आपको 3 चीजों की जरूरत पड़ेगी। नंबर 1, आपको ऑर्गेनाइजेशन में एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर चाहिए। ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है? उसने कहा जी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है ऑर्गेनाइजेशन की हायरार्की। हायरार्की समझते हैं सर? एक ना चेन ऑफ कमांड बनाई जाती है। कई बार सबसे छोटा बेटा बिजनेसमैन शुरू करता है ना काम को, वो काम शुरू करता है एक सिंपल स्ट्रक्चर से। सिंपल स्ट्रक्चर क्या होता है सर? एक मालिक होता है, आगे काम करने वाले 4 नौकर बोल लो या एम्प्लॉइज बोल लो, जो मर्जी बोल लो, वो होते हैं। एक दुकान चल रही होती है, 4 सेल्समैन खड़ा करता है, खुद बैठ जाता है गल्ले के ऊपर। पहले दिन तो वो आता है बेटा खुद भी नहीं बैठ, वो खुद भी खड़ा कर सामान दिखाता है। फिर थोड़ा सा जब काम चल जाता है, वो आगे क्या करता है, 2 लोग रख लेता है। दिस इज सिंपल स्ट्रक्चर। लेकिन इस सिंपल स्ट्रक्चर से एक प्रॉब्लम आती है सर, ये एक हद तक चलता है, इसके अंदर सब कुछ खुद करना पड़ता है। कंट्रोल तो रहता है पूरा, लेकिन खुद करना पड़ता है। मान लीजिए वो कहता है कल को 4 दुकान और खोलूंगा, सिंपल स्ट्रक्चर नहीं चलता सर। सिंपल स्ट्रक्चर बदल जाता है आगे चल के डिविजनल स्ट्रक्चर में, जहां वो क्या करता है, 4 अलग अलग दुकानें बनाता है, चारों के अंदर एक एक बंदा बिठा देता है मैनेजर, और खुद ऊपर टॉप पे बैठ जाता है। किसी दिन किसी दुकान पे चेक करने चला जाता है, किसी दिन दूसरे पे, उसको उन्होंने नाम दिया डिविजनल। फिर कई बार क्या होता है सर, ये 4 दुकानें ना 40 हो जाती हैं। किसी बड़ा बिजनेसमैन को देखो, शुरुआत तो ऐसे ही होती है। मान लो जब हल्दीराम्स की बात कर लो आप, शुरुआत तो किसी दिन ऐसी हुई होगी, कहीं पर एक मिठाई की दुकान खोली होगी, फिर धीरे धीरे वो 4 हुई होंगी, अब ऐसा हो गया कि पूरे विश्व में फैल गई। तो उन्होंने कहा जी फिर होता क्या, ये इतनी बढ़ जाती हैं कि आपको इनको ग्रुप में बांटना पड़ जाता है। मान लीजिए 40 दुकानें हैं, तो मैं 40 में क्या करता हूं, मैं कहता हूं जी इस रीजन की 10 अलग, इस रीजन की 10 अलग, इस रीजन की 10 अलग, इसकी अलग। मैं उनको 4 छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देता हूं। होता क्या है, उन 10 के अंदर मैनेजर हैं, और वो 10 मान लीजिए सारी नॉर्थ में है, तो उस नॉर्थ वाले के ऊपर मैं क्या बिठा देता हूं, एक रीजनल मैनेजर को, जैसे बैंक की ब्रांचेस करती हैं। होता क्या है सर, आईसीआई ने भी यही कर रखा है, अपने आप को 5 किसमें किया, 5 रीजन्स में डिवाइड कर दिया। उनके नीचे क्या है, आपके शहरों में बसी हुई ब्रांचेस हैं। इसको हम बोलते हैं बेटा प्यार से, बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है, एसबीयू स्ट्रक्चर। ये एसबीयू क्या होता है? एसबीयू की फुल फॉर्म होती है स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट। एसबीयू की फुल बहुत बारे टर्म आएगी, एसबीयू, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट। पर्पस क्या है? हमने कहा जी ये कई सारी छोटी छोटी डिविजन्स का कॉम्बिनेशन होता है, जो किसी एक क्राइटेरिया पर इकट्ठी कर दी गई होती हैं। जनरली हमने यहां एग्जांपल क्या लिया, ज्योग्राफी के बेसिस के ऊपर। मान लीजिए कि सारी नॉर्थ की डिविजन्स अगर इकट्ठी कर दी जाएं, तो वो नॉर्थ की 10 डिविजन्स का इकट्ठा समूह जो बनेगा, उसको क्या बुलाओगे, नॉर्दर्न एसबीयू। यानी कि वो नॉर्थ का एसबीयू होगा, जिसके अंदर क्या है, उसको आप नॉर्दर्न डिवीजन बोलोगे, जिसके नीचे फिर 10 नीचे क्या निकलेंगी, डिविजन्स निकलेंगे। तो इस तरह की वो आपसे बातें करेगा यहां पर कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाने पड़ते हैं। क्यों बनाने पड़ते हैं? मैंने कहा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आपको स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट करनी है ना,
कोई ना कोई स्ट्रक्चर तो बनाना पड़ेगा, कोई ना कोई तो होगा जो लोगों से पूछेगा ये काम हुआ कि नहीं हुआ। तो सबसे पहले क्या लाना पड़ेगा, स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। और जैसे ही स्ट्रक्चर बनेगा फिर सर, क्योंकि इसके अंदर कई सारी पोस्ट क्रिएट होंगी, वहां पर किनको बिठाना पड़ेगा, लोगों को बिठाना पड़ेगा। और उसके लिए दूसरा टॉपिक उन्होंने डाला लीडरशिप नाम से, कि आपको लीडर्स चाहिए जो कि करेगा क्या, लोगों के साथ काम करवाएगा। फिर वही सिंपल बातें, लीडर होता क्या है, लीडर के रोल्स क्या होते हैं, लीडर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं। लास्ट बात इन्होंने यहां पर करी कि आपका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हो गया, लीडरशिप हो गया, ऑर्गेनाइजेशन में एक कल्चर होना चाहिए जिसको हम ऑर्गेनाइजेशन का पूरा ओवरऑल काम करने का तरीका बोलते हैं, कि इसके बेसिस पर आपकी इंप्लीमेंटेशन की जाएगी। 3 टॉपिक्स यहां पर हैं। और लास्ट, एक बार इंप्लीमेंटेशन भी हो गई, लास्ट उन्होंने बात करी इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल की। आपको टाइम टू टाइम ये चेक करना पड़ेगा कि जो स्ट्रेटेजीज आपने बनाई थी क्या वो प्रॉपर ढंग से काम कर रही हैं, क्या उनके अंदर कोई कमी तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। उन्होंने कहा जी इसके लिए भी अगेन आपके पास मेजर जो बात शुरू हुई है 3 टॉपिक या 4 टॉपिक से शुरू हुई है। उन्होंने कहा जी सबसे पहले हमारे पास आ जाता है स्ट्रेटेजिक ऑडिट। एक टॉपिक दिया उन्होंने। स्ट्रेटेजिक ऑडिट का सिंपल मतलब क्या है सर, इवैल्यूएशन करना, एनालाइज करना कि जिस पर्पस से स्ट्रेटेजी बनाई गई थी क्या वो पर्पस अचीव कर रही है, नहीं अचीव कर रही तो क्या प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा, दूसरा वो कह रहा है जी इसके अंदर कई एक टर्म एक और आती है, बेंचमार्किंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। बेंचमार्किंग क्या होती है बेटा, बेंचमार्क किसको बोलते हैं, किसी स्टैंडर्ड को। उन्होंने कहा जब आप ऑडिट करना शुरू करते हो ना, ये चेक करते हो कि आपकी स्ट्रेटेजी ने कुछ अचीव किया या नहीं किया। ये कैसे चेक करोगे, जो टारगेट आपने खुद सेट किए थे उनके साथ मैच करोगे, ये जो मार्केट स्टैंडर्ड्स हैं उनके साथ चेक करना चाहिए। उन्होंने कहा जी तरीका क्या होता है सही, बेंचमार्किंग करना। बेंचमार्किंग का पर्पस क्या, मान लीजिए बेटा मैं एक डिलीवरी कंपनी खोल देता हूं आज की डेट में, Amazon टाइप की जो ऑनलाइन सामान बेचती है। मेरे लिए आप समझेंगे बेंचमार्क कौन होगा, Amazon। मैं हर चीज को किससे कंपेयर करता हूं, Amazon के साथ। उन्होंने कहा जी अगर आप चेक करने बैठ रहे हैं कि आपकी स्ट्रेटेजी काम कर रही है कि नहीं, आपका स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए। एक तो होगा आपने खुद बना लिया कि मैं यहां तक पहुंचना चाहूंगा। दूसरा उन्होंने बोला जी दूसरा होगा मार्केट की बेस्ट प्रैक्टिस, कि मेरा टारगेट, मैं अपना जो सामान का ऑर्डर आता है ना, आज बेटा कई कंपनियों से आप ऑर्डर प्लेस करते हो, वो 4-5 दिन लेते हैं डिलीवरी करने में। डायरेक्ट किसी से कर लोगे हफ्ता भी ले जाते हैं। Amazon से आप समझते हैं अलग ही कहानी चल रही है, वो अगले दिन सवेरे भी दे सकते हैं, अभी करोगे कई बार शाम को 5 बजे पहुंच जाता है वो आपके पास। तो हमने कहा जी वहां अलग स्टैंडर्ड चल रहा है। लेकिन बेंचमार्किंग क्या कहती है, बेंचमार्किंग ये कहती है कि आप मार्केट के जो बेस्ट स्टैंडर्ड्स हैं उनको उठाएं, उनको बेंचमार्क बनाएं, उनके साथ अपनी जो परफॉर्मेंस है उसको कंपेयर करें, और जो डिविएशन है, जो गैप है, उस गैप को फिल करने की कोशिश करें। तो उन्होंने ऑडिट के साथ साथ आपको क्या पढ़ाना शुरू किया, जब आप ऑडिट करना शुरू करेंगे आपके साथ में क्या हेल्प, किस टूल का यूज करना है, बेंचमार्किंग का। जब मार्केट की बेस्ट प्रैक्टिसेस के साथ अपने को कंपेयर करिए और उस दिन तक पहुंचने की कोशिश करिए, या तो आप उनके बराबर हो जाएं, टारगेट होना चाहिए उनसे भी बेहतर हो जाए, कि हाँ उनसे ही बेहतर चले जाएं। उसके बाद उन्होंने क्या कहा जी, जब आप ये देखते हैं कि हाँ हमारी स्ट्रेटेजी अचीव नहीं हो पा रही, तो एक टॉपिक आता है स्ट्रेटेजिक चेंज का। अब चेंज के अंदर वही पुरानी बातें होंगी, जब भी आप चेंज करना चाहेंगे रेसिस्टेंस होगा, एम्प्लॉइज मानेगा नहीं, मैनेजमेंट आपस में लड़ेगी कि नहीं मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बदल रही हैं। तो ये चेंज मैनेज कैसे किया जाता है, इसके लिए उन्होंने एक 3 पॉइंट का प्रोसेस दिया है। और लास्ट पॉइंट जिसके अंदर आता है दैट इज बीपीआर। बीपीआर किसको बुलाते हैं, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग। अगेन बेटा इस टॉपिक से काफी आता है पेपर में, ये क्या है लास्ट, इसके बारे में बात करते हैं, देन वी आर डन। बिजनेस प्रोसेस इंजीनियरिंग क्या होता है। उन्होंने कहा जी बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग ना चेंज से एक कदम ऊपर की बात है। मैंने कहा चेंज से एक कदम ऊपर की बात मतलब, उन्होंने कहा जी इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए एक व्यक्ति कह रहा है कि मेरे घर की ना सिचुएशन ठीक नहीं है, हालात ठीक नहीं है, मैं इस घर को दोबारा बनाना चाहता हूं। सर अब उस घर के टूटे फूटे घर को ठीक करने का ना 2 तरीके होते हैं। एक घर वही रहता है सर, उसके अंदर पेंट नया करा दिया जाता है, सामान नया लगा दिया जाता है, फ्लोरिंग नई करा दी जाती है, जितना आप उसके अंदर कर सकते हैं आप करते हैं। उसको ये लोग बोलते हैं कि नाम क्या होता है इसका, आप चेंज कर रहे हैं। दूसरा तरीका क्या होता है सर, पूरा घर गिरा देते हैं, खाली प्लॉट रह जाता है, उसके ऊपर नए सिरे से बनाते हैं। हमने कहा जी इसको क्या नाम देते हैं, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग। उन्होंने कहा जी बिजनेस में भी ऐसा ही होता है। एक तरीका ये होता है कि आप स्ट्रेटेजी बनाते हैं, उसमें कमियां होती हैं, उसको ठीक करते हो, उसको हम क्या नाम दे देते हैं, स्ट्रेटेजिक चेंज। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि ये जो स्ट्रेटेजी है ना, या जो हमारा काम करने का तरीका है ना, ये बिल्कुल काम करने का तरीका ही बदलना पड़ेगा, सब कुछ भूल जाओ, फॉरगेट ऑल प्रीवियस वेज ऑफ डूइंग थिंग्स, बिल्कुल जिसे कहते हैं ना रीडेवलपमेंट करो, री इंजीनियरिंग करो, ड्रास्टिक ड्रामेटिक चेंजेस लाओ, उसके लिए उन्होंने क्या नाम रख दिया, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग। समस्याएं बेटा यहां भी वही होंगी जो चेंज की थी। लोग जब चेंज एक्सेप्ट नहीं करते, आप समझेंगे इंजीनियरिंग, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग तो उससे भी बहुत खतरनाक काम है कि आप बिल्कुल ही क्या कर रहे हो,
काम करने के तरीके, इनफैक्ट शायद अपने प्रोडक्ट, अपनी सर्विसेज, अपने पर्सन सब चेंज करना चाहते हो तो उसका लास्ट में नाम रखा है बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग। तो ये है हमारे 8 चैप्टर की पूरी समरी, जहां मैंने आपको फर्स्ट क्लास में पूरा आइडिया दे दिया कि चैप्टर क्या कुछ है। नेक्स्ट क्लास से हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, बिल्कुल बेसिक सा चैप्टर है, एक क्लास में निपट जाएगा। टोटल 6 टॉपिक हमारे इसके अंदर, अगर आप बात करेंगे तो मैं आपको टॉपिक दिखा देता हूं। 6 टॉपिक्स मैंने इसको डिवाइड किया हुआ है। जनरली इसके अंदर से आप उम्मीद कर सकते हैं पेपर में एक क्वेश्चन आ ही जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क करा दूंगा। बेनिफिट्स हैं आपके, डिफरेंट लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, बिल्कुल बेसिक बातें बता रहा है। इसके बाद जो आपका है, मैं चैप्टर 2 को अभी नहीं कराऊंगा। चैप्टर 2 थोड़ा सा लंबा चैप्टर है, जहां पर डिफरेंट टेक्निक्स हैं, स्वॉट एनालिसिस, टाउज मैट्रिक्स वगैरह। हम आ जाएंगे अपने चैप्टर 3 पर। चैप्टर 3 पहले आपको स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का एक चार्ट में प्रोसेस बताएगा, विजन मिशन वगैरह क्या होता है वो बताएगा, और उसके बाद वो आपकी बात शुरू कर देगा चैप्टर 4 से अलग अलग तरह की स्ट्रेटेजीज से। तो पहले हम चैप्टर 4 करेंगे कॉर्पोरेट लेवल, चैप्टर 5 करेंगे बिजनेस लेवल, चैप्टर 6 करेंगे फंक्शनल लेवल, इंप्लीमेंटेशन की बात करेंगे, इवैल्यूएशन की बात करेंगे, और लास्ट में हम किस पे आ जाएंगे, अपने चैप्टर 2 पर, जहां पर हमने ऑर्गेनाइजेशन और एनवायरमेंटल एनालिसिस की बात करनी है। चलिए, ये था हमारा आज की क्लास। लगभग मैंने आपको सारा आइडिया दे दिया है। कोई डाउट हो तो बता दीजिएगा, अदरवाइज हम क्लास को यहीं कंप्लीट करते हैं। बुक्स आपको मोस्ट प्रॉब्ली कल की क्लास तक मिल जानी चाहिए, परसों तो मिल जाएगी हर हालत में, प्रिंटिंग में गई हुई है। हाँ जी, बताइए जी, कोई इशू? 1.5 घंटे की होगी बेटा मेरे हिसाब से। आज थोड़ी जल्दी खत्म हो गई थी एसएम की क्लास, वैसे एसएम की क्लास अभी 11 बजे तक जाएगी।